Hello everyone, but specific hello to my very favorite and most adorable class 11 students. अब मैंने hello सबको बोला but specifically class 11 के students को क्यों बोला? Because ये जो chapter है जो आज हम लेने वाले हैं, ये जो topic है, it is just meant for class 11 student. तो class 11 students, how are you? I hope everybody is doing very well at their places. Now, with these good words, let's immediately start with very important and very interesting chapter from your supplementary reader book, that is Snapshots, and the chapter number is chapter number 5 and the name of the chapter is Mother's Day. तो क्या आज Mother's Day है? नहीं, it's not about Mother's Day, but exactly ये जो पूरा chapter है जो एक प्ले है. अब प्ले क्या होता है मैं जल्दी से बता देती हूँ कि प्ले क्या होता है. प्ले एक ऐसा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर्स के बीच में जो अलग अलग डायलॉग शेयर होते हैं, जो उनका जो कम्युनिकेशन होता है बीच में, और वो एक सेट में एक सीन में जब किया जाए तो हम उसको प्ले बोलते हैं. जब कर्टन रेज होते हैं तो हमारा प्ले, हमारा ड्रामा शुरू हो जाता है. इट इज़ एग्जैक्टली द प्ले विच इज़ बेस्ड ऑन मदर्स डे. तो मदर्स डे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला. इट इज़ ऑल अबाउट मदर. हम अपना दिन शुरू करते हैं मम्मी से और रात भी हमारी कहाँ से होती है? मम्मी पर. सुबह उठते से ही अगर कोई हमें उठाने आता है तो वो कौन होता है? मदर्स. तो मदर्स डे मनता है वहाँ से. और जब हम एंड होते हैं सो वी आस्क मामा टू टर्न ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द फैन और टर्न अप द फैन, समथिंग लाइक दैट. तो हमारी नाइट भी कहाँ से होती है? मदर्स डे से. तो ये चैप्टर भी एग्जैक्टली क्या बताने वाला है? द इम्पोर्टेंट, द इनक्रेडिबल रोल ऑफ मदर इन द फैमिली. तो फैमिली में एक मदर का, एक वाइफ का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो क्या रोल प्ले करती हैं फैमिली में. इट इज ऑल अबाउट दैट. और इन रिटर्न उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी ये प्ले डिपिक्ट करेगा. नाउ मदर्स डे विच इज रिटन बाय J.B. प्रिस्ले, इनने बहुत ह्यूमरस वे में हमें बार बार ह्यूमरस टच देते हुए हंसी मजाकिया सेंस में एक मदर के रोल को पोर्ट्रे करा है. और क्या क्या चीजें होती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसको हम फटाफट रीड करते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स इमीडिएटली बिगिन फर्स्ट with understanding the theme of the play. इसकी थीम क्या है, ये किस लाइन पे फ्लो कर रहा है एंटायर प्ले, आप ऐसा बोल सकते हो कि इसकी चीफ थीम क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है प्ले का. लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट रीडिंग विद द थीम ऑफ द चैप्टर. सो दिस ह्यूमरस प्ले. तो ह्यूमरस क्यों बोला? बिकॉज ये बहुत ही हंसी मजाकिया प्ले है. इसमें बहुत ही ह्यूमरस टच मिलेंगे हमें बार बार हंसी मजाक के थ्रू. इस चैप्टर को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया. सो दिस ह्यूमरस प्ले पोर्ट्रे करता है, मतलब डिपिक्ट करता है, दर्शाता है क्या? द स्टेटस ऑफ अ मदर इन द फैमिली. तो एक फैमिली में एक मदर का, एक वाइफ का जो रोल होता है, जो उनका स्टेटस होता है. स्टेटस का मतलब ये कि मम्मी को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, क्या वो जितनी डिजर्व करती है. बिकॉज मदर एक ऐसी लेडी होती है हाउस में जो 24/7 वर्क करती है, राउंड द क्लॉक, एंड इन रिटर्न उनको कोई वेज नहीं मिलती है. तो इतना इंपॉर्टेंट रोल, मतलब होल हार्टेडली अक्रॉस द क्लॉक जब वो डेडिकेटेडली अपनी सर्विसेज देती हैं फैमिली को, हर एक मेंबर ऑफ द फैमिली को, इंटायर हाउस को, तो इन रिटर्न वो भी क्या कुछ एक्सपेक्ट करती हैं. और अगर वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती तो क्या हमारी कुछ, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सिस्टर, क्या हमारी कुछ मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उनको रिटर्न में दें. तो वो सब क्या चीजें, तो वो ये प्ले हमें बताएगा बहुत ही ह्यूमरस वे में, बहुत ही फनी वे में. सो द ह्यूमरस प्ले पोर्ट्रेज द स्टेटस ऑफ अ मदर इन द फैमिली. द ऑथर ब्रिंग्स, ऑथर कौन है? J.B. प्रिस्ले. ब्रिंग्स आउट द डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसिंग कंडीशंस और सिचुएशंस दैट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स
of the mother very realistically in the play. अब इस प्ले में ऑथर ने मदर के साथ, देखो लाइफ इज ऑल अबाउट गुड्स एंड बैड्स, कभी अच्छी चीज़ें आती है कभी बुरी चीज़ें आती है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में ऑथर ने क्या लेकर आए हैं हमारे सामने, मदर की जो बहुत ही डिफ़िकल्ट या बहुत ही डिस्ट्रेसिंग जो सिचुएशंस होती हैं, जो बहुत ही बुरा टाइम आता है मदर के साथ, वो कैसे उसमें स्ट्रगल करती हैं और उनसे कैसे कम आउट करती हैं, तो वो चीज़ों, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके पेशेंस के बारे में, उनके हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिस्टेंस नेचर के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन किया गया है, वो भी बहुत ही रियलिस्टिक वे में, जैसे आप और हमारे घरों में होता है। देन मिसेस एनी पियर्सन, तो अब ये प्रोसीड करने से पहले थीम में ही, अब आपको जैसे नाम है एनी पियर्सन, तो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी, और मैं क्या बताऊँगी, बिकॉज दिस इज़ अ प्ले, तो आपको इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर समझाती हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली फादर होते हैं, राइट, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो हमारी प्राउड मदर्स होती हैं, और यहाँ पर जो मदर है फैमिली में उनका नाम है मिसेस एनी पियर्सन। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मिसेस पियर्सन, समझ में आ जाएगा होपफुली, मिसेस एनी पियर्सन। अब इनके जो प्राउड तो नहीं है बट सो कॉल्ड प्राउड जो हस्बैंड है उनका नाम है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, और इनके दो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, छोटे छोटे नहीं है, मैच्योर हो गए हैं, कॉलेज गोअर्स हैं, तो उनमें जो बेटी है डॉटर, उसका नाम है डोरिस पियर्सन, और जो सन है जो किसी काम का नहीं है उसका नाम है साइरिल, CYRIL, साइरिल पियर्सन। और जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल मदर के साथ जो शेयर करती है वो एक और लेडी हैं, और जो इस प्ले में किसका रोल प्ले कर रही है, क्या कैरेक्टर है उनको, एक फॉर्च्यून टेलर का, एक उनको बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स आती हैं, वो कोई जादूगर नहीं, शी इज़ नॉट अ मैजिशियन बट येस शी कैन प्ले वेरी मैजिक ट्रिक्स, और वो एग्जैक्टली फॉर्च्यून टेलर हैं बाय प्रोफेशन, और वो सोशलिस्ट भी है, सर्विंग द सोसाइटी। वो है हमारे यहाँ पर मिसेस फिट्जराल्ड। यस, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट, और मिसेस फिट्जराल्ड कौन है, वो उनकी नेबर भी हैं, उनकी क्लोज एक्वेंटेंस नहीं है बट उनके पास में, घर के पास में ही रहती हैं, ऐसे कैजुअल फ्रेंड है वो उनकी। तो ये 5 कैरेक्टर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हम बार बार इस प्ले में इनके नाम लेंगे, और जो सबसे ज़्यादा जिसकी बात हो रही है वो है हमारी मदर, और मदर क्या कर रही है, कॉन्वर्सेट कर रही हैं किससे, मिसेस फिट्जराल्ड के साथ, जो उनकी एक नेबर है और जो फॉर्च्यून टेलर हैं। अब इनकी ये कहाँ से मिली, कहाँ से इनकी बात शुरू हुई, तो वो हम आगे अब समझेंगे जब हम समरी पढ़ेंगे। लेट्स कंप्लीट विद द थीम फर्स्ट। नाउ मिसेस एनी पियर्सन द मदर is not treated well by her husband and children। अब बड़े दुख की बात है प्रैक्टिकली कि जो मदर है, जो वाइफ है, उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ना तो उनके हस्बैंड मिस्टर जॉर्ज पियर्सन करते हैं और ना ही उनके बच्चे डॉरिस या सिरिल उनके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं। तो वो क्या कंसीडर करते हैं, ये जो हस्बैंड हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी वाइफ को, अपनी मदर को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो उस घर की मेड है, 24/7 आते हैं, अपने ऑर्डर्स देते हैं, कमांड करते हैं, मम्मी को इंस्ट्रक्ट करते हैं और घर से चले जाते हैं अपने काम करवा के। तो मदर इज़ जस्ट लाइक अ मेड फॉर देम, जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, एंड विच इज़ लिटरली द वेरी डिस्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ द प्ले। नाउ with the help of her neighbor, Mrs. Fitzgerald, and a magic spell which temporarily allows them to interchange their
रोल्स। अब यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आया एंड दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्ले। यहाँ पर क्या होता है, मिसेस फिट्जजेराल्ड, यहाँ पर जो लास्ट कैरेक्टर है जो मैंने आपको बताया, विच इज जो उनकी नेबर है पियर्सन की, मिसेस पियर्सन, मिसेस एनी पियर्सन की, मिसेस फिट्जजेराल्ड एंड अ मैजिक स्पेल। और क्या करती है वो, कोई ऐसा मंत्र पढ़ती है, कुछ मंत्र, कुछ वर्ड्स को चैंट करती हैं, और जिसकी वजह से टेम्परेरीली कुछ समय के लिए अलाउज देम टू इंटरचेंज देयर रोल्स, और अपने रोल्स इंटरचेंज कर लेती। जैसे आप लोगों ने स्कूल में रोल प्ले करा होगा ना, आप स्टूडेंट जो, मैं टीचर हूँ, ये लिटरल है, ये रियल है। अब हम अगर रोल प्ले करेंगे, आप टीचर बन जाओ और मैं स्टूडेंट बन जाऊंगी, और फिर हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर यही हो रहा है, जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में चली गई है, और जो मिसेस पियर्सन है वो इनकी बॉडी में, मतलब बॉडी वही है, सोल एक्सचेंज हो गए हैं। तो मैं दिखने में मैं ही दिख रही हूँ, बट मेरे अंदर किसी और की सोल आ गई और वही बोलेगी। तो यहाँ पर मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस एनी पियर्सन की सोल्स एक्सचेंज हुई है। कैसे? वो जो फॉर्च्यून टेलर, वो जो नेबर है मिसेस फिट्जजेराल्ड, वो कौन है? फॉर्च्यून टेलर है। वो भविष्य बताती हैं कार्ड रीडिंग करके, जैसे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, वैसे यहाँ भी ये भी कार्ड रीड करती हैं और किसी का फॉर्च्यून प्रिडिक्ट करती हैं, और इसके साथ साथ उनको ऐसी कुछ मैजिक ट्रिक्स आती हैं जिससे वो चीज़ों को सही कर देती हैं। तो यहाँ पर अपनी ऐसी कोई मैजिक ट्रिक को उन्होंने यूज़ करा, किसी स्पेल को चैंट करा, मंत्र का उच्चारण करा, और उनकी बॉडीज, उनकी जो सोल्स हैं वो ट्रेवल कर गई एक दूसरे में, और उनकी सोल्स एक्सचेंज होगी। तो जो हमें लग रहा है मिसेस एनी पियर्सन है, वो एक्चुअली एनी पियर्सन नहीं है, उनके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा आ गई है, सोल आ गई है, और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है उनके अंदर मिसेस एनी पियर्सन की सोल ट्रेवल कर गई है। तो सोल्स एक्सचेंज हो गई है, बॉडी अपीयरेंस फिजिकल ही है ना। अब क्या होता है, दे इंटरचेंज देयर रोल, शी स्टैंड्स अप फॉर हर राइट। अब यहाँ पे जो मिसेस एनी पियर्सन है, जो इनोसेंट सी मदर है, लविंग केयरिंग, वो जो मदर है जिनको कोई नोटिस नहीं करता, उनके हार्ड वर्क, उनकी गुड डीड्स को इग्नोर करते हैं और क्रिटिक करते रहते हैं, मम्मी को आपने ये नहीं रेडी करा, वो नहीं रेडी करा, आपको पता है मैं इतना लेट हो गया, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, आपने कुछ नहीं करा, जो कॉन्टिन्यूसली ऐसे डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं, वो इनोसेंट सी लेडी को, उस डिसेंट, उस लविंग केयरिंग मदर को, अब वो अपने स्टैंड्स के लिए खड़ी होती हैं। शी स्टैंड्स फॉर अ राइट, अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, कि मैं भी इस घर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ, और मैं भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ जितना आप लोग, और मेरी भी खुद की लाइफ है, जैसे आप लोग घूमते फिरते खाते पीते हो, मैं भी ऐसे ही सब कर सकती हूँ, व्हाई नॉट मी। तो नाउ शी स्टैंड्स, बट एग्जैक्टली मिसेस एनी पियर्सन नहीं खड़ी हुई, उनके अंदर जो फिट्जजेराल्ड का सोल आया है वो ऐसा बोल रहा है। मिसेस एनी पियर्सन्स फैमिली इज शॉक्ड एट द चेंज। अब उनको तो बड़ा शौक लगा, बिकॉज इतने सालों से वो तो मिसेस एनी पियर्सन को बहुत ही ऐसे डिसेंट सी, बहुत ही पोलाइट सी, लविंग केयरिंग सी देखते आए हैं। अच्छा, जो बच्चों ने बोला ठीक है बेटा, हाँ कर दूंगी, सॉरी आज लेट हो गया, अब अगली बार से नहीं करूंगी, इतने जितने भी ऑर्डर कमांड आते थे उनको बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, बहुत ही पोलाइटली, ऑल्सो सॉरी वे में करती थी जब उनसे कोई गलती हो जाए या डिले हो जाए किसी कारण की वजह से। तो यहाँ पर अब वो क्या हो गया, अब चीज़ें चेंज हो गई। तो घर वाले जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, दे वर क्वाइट शॉक्ड, उनको काफ़ी झटका लगा, उनको बहुत सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हो गया, मम्मी अब अपने राइट्स के लिए खड़ी हो गई है, मम्मी तो ऐसे कभी भी नहीं थी पहले। नाउ बट दे लर्न टू बिहेव प्रॉपरली विद हर। बट जब ये हम प्ले को एंड करेंगे तब हम देखेंगे कि उनको लिटरली एक लेसन मिला, उनको सबक सिखाया गया और वो सही हो गए, एंड दे नाउ लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट द लेडी मदर, द वाइफ ऑफ द फैमिली, सो दैट शी गेट्स द रिस्पेक्ट दैट शी डिजर्व्स, ताकि उनको वो रिस्पेक्ट मिल सके जो वो एक्चुअली डिजर्व करती हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर।
जिसको जल्दी से 1 सेकेंड में मैं फिर से रिवाइज, 1 सेकेंड नहीं 1 मिनट, कुछ सेकंड्स में जल्दी से रिवाइज करूंगी और फिर हम आगे समरी की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो हमने क्या देखा, एक मिसेस एनी पियर्सन है जिनकी फैमिली है, फैमिली मेंबर्स में कौन है, हस्बैंड है और 2 किड्स हैं, एक बेटा और एक बेटी। हस्बैंड का नाम जॉर्ज पियर्सन है, बेटी का नाम डोरिस पियर्सन है और बेटे का नाम साइरल पियर्सन है। अब अगर यहाँ पर बात करें तो कौन है, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि फॉर्च्यून टेलर है और वो मैजिशियन नहीं है, मैजिक ट्रिक्स भी प्ले करती हैं। देन अब क्या होता है, जब मम्मी बहुत परेशान हो जाती है, एक दिन मिसेस एनी पियर्सन बहुत तंग हो जाती है कि मेरे फैमिली वाले तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते, मेरी कोई बात मान के वो रेडी नहीं, बात मानने के लिए रेडी नहीं होते, बस कॉन्टिन्यूसली मेरे को ऑर्डर कमांड करते, इंस्ट्रक्ट करते रहते और मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करते, मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते। अब मैं क्या करूँ, जब वो बहुत परेशान हो जाती है, वो बहुत मजबूर हो जाती है, तब वो उनकी जो नेबर है मिसेस फिट्जजेराल्ड एक दिन उनके घर पर आती है चाय पर, तो तब वो उनसे बातों बातों में ये सारी बातें करती हैं। और बिकॉज मिसेस फिट्जजेराल्ड को वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती, बीइंग अ लेडी एंड बीइंग अ मदर, तो फिर वो उनको डिसाइड करती हैं उस टी पर कि अब हमें तुम्हारी फैमिली को एक लेसन सिखाना ही होगा ताकि वो सब लोग राइट हो जाए और जो घर की एक लेडी रिस्पेक्ट को डिजर्व करती है वो करने लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर प्ले। अब हम इसको समरी करके कम से कम शब्दों का यूज करके कंप्लीट प्ले को बहुत ही परफेक्टली और ब्यूटीफुली डिस्कस करेंगे। सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एवरी माइन्यूट ऑफ दिस एंटायर प्ले very beautifully and humorously, yes, realistically, exactly. So the play begins with 2 friends having a candid conversation at Mrs. Pearson's house. अब प्ले शुरू कैसे होता है, जैसे कि मान लो ये पूरा एक सेट है, एक सेटअप किया गया और कर्टन जैसे ही रेज हुआ। आप देखते हो ना, जब हम कोई पपेट शो, जैसे पहले देखने जब हम छोटे हुआ करते पपेट शोज देखते थे या कोई भी लाइव शो होते हैं तो उनमें क्या होता है, एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो कर्टन रेज होता है और जैसे ही बिहाइंड द कर्टन वो पूरा सेट रेडी हो जाता है, वहाँ पे कोई चेयर रखी है, वहाँ पे टेबल है, वहाँ से टीचर एंटर हो रही है, स्टूडेंट्स बैठे हैं, कॉरिडोर है, कोई गार्ड है, ऐसा करके। तो जैसे ही कर्टन रेज हुआ, जैसे पर्दा ऊपर जाता है या साइड में मूव करता है तो प्ले शुरू हो जाता है। कहाँ से, जहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैविंग अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन। अभी कैंडिड का मतलब क्या होता है, ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही क्लियर कट कॉन्वर्सेशन जिसमें कोई घुमा फिरा के इधर उधर की बातें नहीं होती, बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हो रही हैं बिटवीन 2 फ्रेंड्स। अब वो कौन है, दो लोगों, कौन ये जो 2 फ्रेंड्स हैं वो कौन है, एक है मिसेस एनी पियर्सन और दूसरी है मिसेस फिट्जजेराल्ड। और ये कहाँ पर हो रहा है, मिसेस एनी पियर्सन के घर पर ये प्ले स्टार्ट हो रहा है। मिसेस फिट्जजेराल्ड इज टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून। अब जब वो चाय पर आई तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बीइंग अ फॉर्च्यून टेलर, तो वो क्या करती है, मिसेस पियर्सन को उनका फॉर्च्यून बताती है, उनका भविष्य बताती है कार्ड्स को रीड कर कर। तो फॉर्च्यून का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, चांस और लक एज एन आर्बिट्ररी फोर्स अफेक्टिंग ह्यूमन अफेयर्स। लाइक हम बताते हैं ना कि आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, वैसा ऐसा होगा, तो कुछ स्टार्स को रीड करके, कुछ कार्ड को रीड करके वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके बताती हैं। सो क्या बताती है मिसेस पियर्सन, फॉर्च्यून, और उनको एडवाइस करती है बिकॉज उनको देख के समझ में आता है कि इनका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज फैमिली के मेंबर्स उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जिसकी वजह से जो मदर है वो स्ट्रेस में आ जाएंगी और उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो वो ये सब देखती है और उनको बताती है, उनका फॉर्च्यून बताती हैं और उसके बेसिस पर उनको एडवाइस करती है, उनको सलाह देती है टू फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली, कि जैसा मैं बोलूँगी तुम्हें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो तुम ऐसे ही लाइफ को स्पेंड कर दोगे और तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो अब जैसा मैं बोलूँगी तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है, मिसेस फिट्जजेराल्ड, फॉर्च्यून टेलर बोलती है मिसेस एनी पियर्सन को। नाउ मिसेस पियर्सन गोज अबाउट टेलिंग हाउ हर फैमिली मेंबर्स डोंट वैल्यू हर एंड डोंट इवन अप्रिशिएट वट एवर शी डज फॉर देम। अब मिसेस एनी पियर्सन किसी से बात भी नहीं कर सकती, वो किससे बात करे, अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती क्योंकि वो अपने वर्क लाइफ में बिजी है और जितना भी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि उनको टाइम नहीं मिलता, वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ऑक्यूपाइड है, बट जितना भी टाइम मिलता है
वो उस टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, क्लबिंग करते हैं, क्लब में जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और जो भी टाइम बचता है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते हैं, रेस्टोरेंट्स पे खाते आते हैं, लेकिन मदर के साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करता। तो किससे बात करे, किससे शेयर करे अपनी चीज़ें। तो जब उनके घर मिसेस फिट्जजेराल्ड आई तो वो उनसे सारी बातें शेयर करती हैं। अब वो उनको बोलती हैं, शी गोज़ अबाउट, मिसेस पियर्सन गोज़ अबाउट टेलिंग हाउ हर फैमिली मेम्बर्स डोंट वैल्यू। वो बताती हैं कि किस किस तरीके से मेरी फैमिली के मेंबर्स मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, उनको मेरी कोई कदर ही नहीं है, उनको मेरी कभी कोई फिक्र ही नहीं थी, ना है कि कभी पूछते भी नहीं है कि मामा आपने खाना खाया, ना ही मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, तुम्हें बाहर लेके चलूँ, तुम्हारा भी घूमने का मन करता होगा, आज तुम खाना मत बनाओ, हम लोग बना लेते हैं, आज बाहर चल के खाते हैं, तुम्हारा बर्थडे आज स्पेशल डे। कभी मेरे साथ ऐसा कोई ट्रीट नहीं होता, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, मेरे को तो बस एक मेड जैसे ट्रीट किया जाता है, एक सर्वेंट जैसे जिसकी ड्यूटी है टू परफॉर्म द डोमेस्टिक चोर्स, कि जिसको समझा जाता है कि घरेलू काम करने के लिए है। तो मेरी तो बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं है, एंड डोंट इवन अप्रिशिएट वॉट एवर शी डज फॉर देम। और बिल्कुल अप्रिशिएट तो वो वैल्यू ही नहीं करते, तो अप्रिशिएट कहाँ से करेंगे, अप्रिशिएट करने की तो बात ही नहीं। और वो बोलती है कि जब वैल्यू ही नहीं करते तो मेरे काम को कहाँ से अप्रिशिएट करेंगे कि वाह ममा आपने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, वाह ममा आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, वो सब तो चीज़ें वो करते ही नहीं हैं। देन अब ये ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा मिसेस एनी पियर्सन, बीइंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल बट नॉट गोइंग इन द इमोशंस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मिसेस एनी पियर्सन्स फीलिंग्स एंड जस्ट ट्राइंग टू कन्वे कि मिसेस एनी पियर्सन किस स्टेट में थी और कैसे वो चीज़ से बाहर आई। लो now let's move towards the next slide. She is available for them राउंड द क्लॉक। तो राउंड द क्लॉक यहाँ पर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है 24/7, 24 घंटे 7 दिन, 365 डेज अ ईयर, पूरा टाइम, फुल डे, फुल आवर्स बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो मिसेस एनी पियर्सन है, जो वाइफ और मदर हैं, वो अवेलेबल रहती है अपनी फैमिली मेंबर्स को अक्रॉस द क्लॉक, and all they do is come in। और वो क्या करते हैं, सिर्फ घर आते हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, मम्मा को इंस्ट्रक्ट करते हैं, अपना काम पूरा कराते हैं और फिर घर से चले जाते हैं विदाउट इवन सेइंग अ थैंक यू टू मदर। सो व्हाट ऑल दे डू इज दे कम इन, घर आते हैं, मम्मा को कमांड करते हैं, ऑर्डर थ्रो करते हैं उनके ऊपर एंड लीव विदाउट इवन सेइंग थैंक यू। कोई उनकी ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कोई मॉरल ड्यूटी ही नहीं है, कोई हम्बलनेस नहीं है उनमें, कोई कर्टसी नहीं है कि सामने वाला इंसान अगर हमारे लिए 24/7 ऑन द फूड्स अवेलेबल हैं तो हम एटलीस्ट अगर उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते उनके लिए, तो एटलीस्ट एक थैंक यू बोल के तो उनको थोड़ा सा खुश कर ही सकते। नॉट इवन दैट। नाउ you just see the height मतलब it is the extreme level of the family members जो वो मदर को, अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड tell her to take her stand as the woman of the house and making her presence worth। और अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कौन है, जो उनकी क्लोज नेबर है और एक फॉर्च्यून टेलर है जिसको मैजिक ट्रिक्स भी आती हैं। तो अब वो बोलती हैं किसको, मिसेस एनी पियर्सन को बोलती है, नाउ इट्स योर turn, it's your duty to take your own stand, being the lady of the house, being the owner of the family। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें अपना स्टैंड खुद से लेना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए और बताने के लिए कि yes you are worth here। Now Mrs. Fitzgerald tells her to take her stand as a woman of the house and making her presence worth, but Mrs. Pearson क्योंकि बहुत ही shy, बहुत ही timid, बहुत ही introvert, बहुत ही polite, decent सी personality है, वो नहीं ले पाती अपना stand, वो किसी को कुछ बोल भी नहीं पाती है, तो वो क्या करती है, but Mrs. Pearson being the sweet and innocent woman, बहुत ही भोली भाली सी, बहुत ही sweet मासूम सी जो lady है, doesn't want to bring her family any sort of discomfort।
वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनकी फैमिली मेंबर्स बिल्कुल भी थोड़े से भी उनको डिस्कम्फर्ट हो, कोई भी परेशानी हो, अपनी वजह से उनको कोई भी परेशानी देना नहीं चाहती, डिस्पाइट कि वो लोग एक सिंगल बात तक नहीं मानते अपनी मदर की, अपनी वाइफ की वैल्यू तक नहीं करते, और उनको जो उनकी रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करती है एक्चुअली वो रिस्पेक्ट तक नहीं देते, और हेल्प करना, लव करना तो सब सेकेंडरी है, वो उनको टाइम भी देना पसंद नहीं करते। जब भी उनका काम पूरा हो जाता है फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं, डिनर करने चले जाते हैं, अपने सब कोई क्लब जाता है, कोई मूवीज देखने जाता है, कोई गेमिंग करने जाता है, और कोई अपने फ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं, बट मदर के साथ कोई भी टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता है। तो अब वो बोल रही है, फिर भी ये सब जानते हुए भी कि जो लेडी हैं, जो मदर है बच्चों की और जो वाइफ है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन की, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी तरफ से उनको कोई परेशानी हो, इसलिए वो ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहती कि मैं सबको राइट करूं, मैं सबको कोई सबक सिखाऊं, जब उनको मिसेस फिट्जजेराल्ड ऐसा करने को बोलती है। लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस नाउ। So she continues to handle their tantrums। अब tantrums का मतलब क्या होता है? नखरे। उनके जितने भी नखरे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मामा ने कुछ खाना कुक करा है तो अच्छे से नहीं बनाया, आपने क्या बना दिया मामा, अच्छे से नहीं बनाया, ठंडा खाना दे दिया, मुझे गर्म करके लेके आओ, ये चीज़ ऐसे नहीं चाहिए, इसमें ये कम है, उसमें वो ज़्यादा है। तो जितने भी उनका tantrums है, आयरन करती हैं क्लोथ, क्लीनिंग करती हैं, डस्टिंग करती हैं, इंटायर हाउस की टेक केयर करती हैं, हर एक फैमिली मेम्बर को सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज करके देती हैं, जिसके लिए अपनी कोई केयर नहीं करती और अपने आप को वो भूल जाती हैं। तो शी कंटिन्यूज, मिसेस फिट्जजेराल्ड के एडवाइस या सजेशन देने के बावजूद भी वो उनकी बात नहीं मानती और वो कंटिन्यू करती है, उनके टैंट्रम्स को सहती रहती है, बिकॉज शी डजंट वांट वेयर टू, बिकॉज शी डजंट नो वेयर टू बिगिन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग देम डिसिप्लिन। क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, अगर मुझे सभी फैमिली मेम्बर्स को एक लेसन देना है, एक सबक सिखाना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ। वो इतनी डिसेंट है, इतनी इनोसेंट है। देन Mrs. Fitzgerald proposes a plan to exchange their bodies so that Mrs. Fitzgerald takes her body without her family knowing। अब यहाँ पर एक सस्पेंस आता है और अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है इस प्ले में। मिसेस फिट्जजेराल्ड जब ये सब सुन लेती है और उनको लगता है अब तो बस बहुत हो गया, अब तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा मिसेस एनी पियर्सन, तो तब मिसेस फिट्जजेराल्ड उनको प्रपोज करती है, बीइंग not a magician but being knowing certain magic tricks or knowing some जैसे हम फॉर्च्यून टेलर को कुछ ट्रिक्स आती है, टेक्निक्स आती हैं कि चीज़ों को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, राइट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर क्या बोलती हैं, मिसेस फिट्जजेराल्ड प्रपोज करती हैं एक प्लान। उस प्लान में क्या होता है दैट दे वुड एक्सचेंज देयर सोल्स। अब बॉडी मिसेस पियर्सन की बॉडी उन्हीं की रहेगी, लेकिन उसमें जो सोल है वो फिट्जजेराल्ड का ट्रेवल होके आ जाएगा और जो मिसेस पियर्सन का सोल है वो फिट्जजेराल्ड की बॉडी में ट्रैवल होके चला जाएगा। इससे होगा क्या, मिसेस एनी पियर्सन जो वाइफ और मदर है, जो बहुत ही स्वीट, इनोसेंट, डिसेंट, पोलाइट सी लेडी है, जो अपना स्टैंड नहीं ले पा रही थी, उसमें किसका सोल आ जाएगा, मिसेस फिट्जजेराल्ड का, जो बहुत ही सिनिस्टर, बहुत ही विटी और सिनिस्टर पर्सनालिटी, बहुत ही तेज़, बहुत ही तराट और बहुत ही कनिंग सी है, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनकी जब सोल आ जाएगी तो वो चीज़ों को देखेंगी और वो सब फैमिली मेम्बर्स को राइट करेंगी। तो वो डिसाइड करते हैं, वो प्रपोज करती है एक्चुअली मिसेस एनी पियर्सन को कि कम लेट्स एक्सचेंज आवर सोल्स। अगर तुम वो काम नहीं कर सकती जो तुम्हें करना चाहिए था, वो मैं करूंगी, तुम बनकर, दैट इज मैं तुम्हारी बॉडी में ट्रेवल करूंगी, मेरा सोल तुम्हारी बॉडी में ट्रेवल करेगा और मैं तुम्हारे घर में रह के सब चीज़ों को राइट करूंगी और जैसे ही चीज़ें राइट हो जाएंगी आई विल गो बैक टू माई बॉडी। देन मिसेस पियर्सन इज हेजिटेंट एट फर्स्ट। वो पहले थोड़ी हेजिटेंट होती, हेजिटेट करती है, नो ऐसे कैसे होगा मिसेस फिट्जजेराल्ड, ऐसे तो फिर अगर हम लोग सोल वापस ट्रेवल नहीं हो पाएंगे तो आप मेरी बॉडी में ही रह जाओगे और फिर मेरी फैमिली को इतना आप ऐसे बिहेव करोगे रूड, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा, फिर उनको आप टाइम पे प्रॉपर चीज़ें नहीं दोगे, तो ये सारी इतना सब बोल के बहुत हेजिटेंट होती है एट फर्स्ट। बट
Then Mrs. Fitzgerald convinces her for it, but later उनको बहुत समझाती है Mrs. Fitzgerald कि देखो आज नहीं लोगी तो कभी तो लेना पड़ेगा, ये चीज़ें एक्सट्रीम होती जाएंगी और तुम भी वाइफ हो, तुम भी मदर हो, तुम भी अपना घर छोड़ के आई हो, तुम्हारी भी ड्यूटी है कि तुम भी उनको उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करो बाकी जितने मेंबर्स घर के लेते, तुम भी आउटिंग पे जाओ, तुम भी बाहर डिनर करो, तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हारी भी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी है, तो वो सब चीज़ें तुम क्यों एंजॉय नहीं कर रही जो तुम्हें करना चाहिए एक्चुअली। तो वो कन्विंस करने के बाद फाइनली मिसेस फिट्जराल्ड मान जाती, मिसेस एनी पियर्सन मान जाती है मिसेस फिट्जराल्ड की बात। नाउ अब मिसेस फिट्जराल्ड उनको फाइनली बोलती हैं, वो अब जो मेन काम करने वाली है अब वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्या बोलती है, गिव मी योर हैंड्स, अपने हाथ मेरे हाथों में रख दो, एंड बी क्वाइट, गो लैक्स, बिल्कुल शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और अब मेरे अपने हाथों को मेरे हाथों में दे दो और मेरी आंखों में आंखें डालो। सो दे स्टार्टेड स्टेयरिंग ईच अदर्स इनटू आईज, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, हाथों में हाथ, और ऐसे करके कुछ वो चैंट करती है, कुछ स्पेल करती है, जैसे कि इट इज रिटन एग्जैक्टली, सो गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और उनके हाथों को हाथ में लेके हुए मेरी आंखों में देखो, दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग, और धीरे धीरे कुछ बोलती हैं, क्या, अर्शताता दम अर्शताता लम अर्शताता लम दम बोना, और ऐसे करके जब ये मंत्र का उच्चारण करती है, जब ये स्पेल को चैंट करती हैं, तो थोड़ी देर बाद ही उनकी सोल्स एक्सचेंज हो जाती है। सो नाउ मिसेस फिट्जराल्ड performs her magic that she had learned from the east, और ये जो ये मैजिक जो कर रही थी वो उन्होंने कहाँ से सीखा था, ईस्ट से सीखा था, जहाँ की वो नेटिव थे, जहाँ से वो बिलोंग करती थी। And their personalities are changed, अब उनकी पर्सनालिटीज चेंज हो गई है। पर्सनालिटीज यहाँ पर क्यों बोला गया, बिकॉज जो एनी पियर्सन जो बहुत ही शांत, जो बहुत ही स्वीट और जो बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी, अब वो बहुत ही ऑपोजिट हो गई है, बिकॉज अब उनके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की सोल ट्रेवल कर गई है, और जो मिसेस फिट्जराल्ड जो इतनी कनिंग, जो इतनी विटी और जो इतनी सिनिस्टर पर्सनालिटी, अब वो बहुत ही शांत, बहुत ही सौम्य, बहुत ही डिसेंट सी, पोलाइट सी, हम्बल सी बन गई है, बिकॉज सोल ट्रेवल हो गए, तो उनकी पर्सनालिटीज चेंज हो गई हैं। नाउ मिसेस फिट्जराल्ड इज एक्चुअली इन मिसेस पियर्सन्स बॉडी एंड वाइज वर्सा। तो अब जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो एक्चुअली किसकी बॉडी में चली गई है, मिसेस पियर्सन की बॉडी में, और जो मिसेस पियर्सन की बॉडी है उसमें मिसेस फिट्जराल्ड का सोल ट्रेवल हो गया है। नाउ न्यू मिसेस पियर्सन, अभी न्यू मिसेस पियर्सन क्यों बोला है, बिकॉज अब जो दिख रही है उनके घर में जो मिसेस एनी पियर्सन है, बस वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है, बट जो उनके थॉट्स है, जो उनके डायलॉग्स हैं, जो उनकी डूइंग्स है, जो उनके एक्शंस है, रिएक्शंस है, वो सारे किसके हैं, मिसेस फिट्जराल्ड के, बिकॉज जो सोल है, जो माइंड है, वो किसका है, मिसेस फिट्जराल्ड का। तो अब जो न्यू मिसेस पियर्सन होगी जिसमें सोल है मिसेस फिट्जराल्ड का, टेल्स मिसेस फिट्जराल्ड, वो एक्चुअल फिट्जराल्ड जिसमें एनी पियर्सन का सोल है, उनको बोलते हैं टू गो टू हर हाउस। तो हर किसके, मतलब मिसेस फिट्जराल्ड को बोलती हैं, फिट्जराल्ड को, फिट्जराल्ड के सोल को, एग्जैक्टली फिट्जराल्ड का सोल मिसेस एनी पियर्सन के सोल को, बॉडी किसकी, फिट्जराल्ड की, सोल है एनी पियर्सन का, बोल कौन रहा है, फिट्जराल्ड का सोल, एनी पियर्सन की बॉडी, उनको बोलती कि अब तो मेरे घर चले जाओ, मतलब फिट्जराल्ड के घर चले जाओ, वहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तुम आराम से वहाँ पे चिल करना और थोड़े दिन के लिए तुम वहीं पर रहना, रिलैक्स होना, इंजॉय करना, जो भी तुम्हें करना तुम पूरे घर में कर सकती हो। देन एट दिस मोमेंट इन द प्ले डोरिस पियर्सन, अब यहाँ पे किसकी एंट्री होती है, डोरिस पियर्सन की। तो डोरिस पियर्सन जो हमने स्टार्टिंग में कैरेक्टर स्केच देखा था सभी का, तो डोरिस पियर्सन कौन है, डॉटर ऑफ द लेडी। सो डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन एंटर्स द सीन, अब वो सीन में एंटर करती और ये लोग आते ही हैं विद डिलीवरिंग द ऑर्डर्स, कमांड, इंस्ट्रक्शन, इन्हीं के साथ इन सब कैरेक्टर्स की एंट्री आप देखोगे। सो daughter of Mrs. Pearson enters the scene asking for
tea and commanding Mrs. Pearson to iron her yellow silk. अब आती है बोलती है ओ मामा वेयर इज माय टी, गेट माय टी रेडी, मेरी चाय जल्दी से रेडी है तो मुझे दे दो, और मेरी जो येलो सिल्क है, येलो सिल्क की जो ड्रेस है उसको भी आयरन करके रख दो. सो मिसेस टू आयरन हर येलो सिल्क शी गेट शॉक्ड एट द साइट ऑफ अ मदर स्मोकिंग एंड फ्रॉम देयर द आर्ग्यूमेंट बिगिंस. और जैसे ही वो एकदम अपनी धुन में आती है, मामा मामा मेरी चाय रेडी कर दो जल्दी से, मुझे चाय पीनी है, आप मेरी चाय लेके आओ, और जब चाय रेडी हो जाएगी तो मेरी येलो सिल्क जो रखी उसको भी आप आयरन करके रख दीजिए, और मुझे लाइक प्रिटेंडिंग कि मुझे बहुत जल्दी है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है. और जैसे ही उनकी नजर जाती है अपनी मवा की तरफ, मिसेस एनी पियर्सन जिसमें सोल है मिसेस फिट्जजेराल्ड का, जैसे ही वहां पर नजर जाती तो वो देखती हैं कि शी इज स्मोकिंग. और वो तो इतनी शांत सी लेडी, इतनी डिसेंट, इतनी होमली सी लेडी, वो किसी का भी स्मोक कर सकती है बिकॉज अब उनमें सोल है मिसेस फिट्जजेराल्ड का. तो at the sight of her mother smoking, कि वो स्मोक कर रही, एंड फ्रॉम देयर, और वहीं से उनका आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है. अब वो क्या बोलती है, where Mrs. Pearson insults चार्ली स्पेंस. तो चार्ली स्पेंस कौन है, ये बॉयफ्रेंड है डोरिस का, जिसके साथ वो आज शाम को डेट पर या घूमने के लिए जाने वाली थी, नाइट आउट के लिए, डिनर के लिए. सो इंसल्ट करती है चार्ली स्पेंस को. क्या बोलती है कि क्या तुम उस बेवकूफ बामी इंसान के साथ जा रही हो, मूर्ख जिसमें दिमाग नहीं है, हाफ माइंडेड इंसान है वो, और वो उसके बक टीथ जो ऐसे बड़े बड़े दो आगे के दांत, तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी. तो मैं तो ऐसे इंसान के कभी ना जाऊं, मैं मरना पसंद करूंगी, बट ऐसे इंसान के साथ जाना कभी नहीं चाहूंगी. तो इतने बुरी तरीके से जब वो चार्ली स्पेंस की इंसल्ट करती है, द गाय शी इज अबाउट टू गो विद, डोरिस लीव्स क्राइंग एंड सिरिल. अब क्या होता है यहाँ पे, अब जब इतनी इंसल्ट कर देती है उसके फ्रेंड की जिसके साथ वो जाने वाली थी, बिल्कुल प्लान में थी, बहुत अच्छे मूड में थी, वो वहां पे रोने लग जाती है और वहां से चली जाती है. अब क्या होता है, सिरिल कौन है, उसका भाई, डोरिस का भाई और मिसेस एनी पियर्सन का बेटा. सिरिल एंटर्स, आज अब सिरिल भी आता है. अगेन इन सबका तो काम ही है, जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं और ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है इन लोगों की. तो ब्रदर जैसे ही एंटर करता है, सिरिल जैसे ही एंटर करता है, आस्किंग फॉर टी, वो भी मामा वेज माय चाय. ये लोग प्रोबेबली इवनिंग के टाइम पे रिटर्न करते हैं, सुबह के निकल जाते हैं सब अपना स्कूल कॉलेजेस बोल के घूमने फिरने, जहां भी जाते, कभी स्कूल जाते कभी घूमने. अब शाम को जब रिटर्न होते हैं तो दे एक्सपेक्ट कि चाय हमारी रेडी होनी चाहिए, बिल्कुल. सो दे एंटर, Cyril enters asking for tea and something to मामा जल्दी से मुझे चाय दे दो, और अगर कुछ खाने के लिए है तो वो भी साथ में कुछ ले आइए जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है. He too is astonished at having come home to see that there is nothing to eat and no tea to drink. अब वो भी बहुत सरप्राइज हो जाता है, उसको भी बहुत शॉक लगता है, ये क्या यार, इतने टाइम से रेगुलरली मम्मी टी और टी के साथ कुछ स्नैक्स भी रेडी करके रखती थी, इवनिंग स्नैक्स, और आज तो कोई चाय भी नहीं है और कुछ खाने के लिए भी रेडी नहीं करा. सो ही वाज वेरी सरप्राइज, बहुत एस्टोनिश्ड हो जाता है. ही इज वेरी एस्टाउंड टू सी कि आज मामा को क्या हो गया, इनका बिहेवियर एकदम से ऐसा चेंज क्यों हो गया है. नाउ लेट्स सी कि और क्या वियर्ड चीजें होती हैं. अपॉन आस्किंग इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, मिसेस पियर्सन टेल्स हिम दैट शी हैड नेवर फेल्ट बेटर. अब यहाँ पे कितना स्ट्रेंज रिप्लाई करती है जब सिरिल पूछता है कि मामा इज एवरीथिंग ओके विद यू, सब ठीक तो है मामा, क्या हो गया है आपको, बिकॉज इतना वियर्ड, इतना स्ट्रेंज, इतना कॉन्ट्राडिक्टिंग बिहेवियर, ऐसा तो कभी नहीं था, बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रही है वो आज. सो इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू. सो मिसेस पियर्सन बोलती हैं दैट कि मुझे आज से पहले तो इतना अच्छा महसूस ही नहीं हुआ, आज तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि आज से पहले कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ. तो लाइक द पीपल, और उनको सरप्राइज लगता है ये क्या बोली जा रही है मामा आज. सिरिल गेट्स अनॉयड, और गुस्सा आ जाता है उसको, ये क्या कर रही है मामा. एंड डोरिस जॉइन्स, और फिर डोरिस आ जाती है और फिर से उसके साथ खड़ी हो जाती है अपने भाई के साथ. वेयर दे आर टोल्ड दैट मिसेस पियर्सन माइट इवन टेक द वीकेंड ऑफ. और जब वो दोनों आ जाते हैं, डोरिस रोते रोते गई थी, और जब वापस सीन में आ जाती है तो वहाँ तब मिसेस पियर्सन बोलती है कि हो सकता है मैं वीकेंड ऑफ भी लूँ. वीकेंड मतलब हो सकता है मैं सैटरडे संडे को ऑफ लूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काम ना करूँ.
So where they are told that Mrs. Pearson might even take the weekend off. नेक्स्ट जॉर्ज पियर्सन एंटर्स. अब कौन आते हैं भाई साहब? मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, जो कि हस्बैंड है मिसेस एनी पियर्सन के और डोरिस और सिरिल के फादर हैं. सो जॉर्ज पियर्सन एंटर्स द सीन शॉक्ड टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग. और वो दिन में दोपहर के टाइम पे वो क्या कर रही थी? वो स्टाउट पी रही थी. और सिरिल से बोलती है कि क्या कुछ स्टाउट बचा हुआ है, इज अ फॉर्म ऑफ बियर जो जर्मन वगैरह में बहुत पॉपुलर होता है. तो वो कहती है क्या कुछ स्टाउट अवेलेबल है? तो जब सिरिल को बहुत शौक होता है कि मम्मा क्या पूछ रही हो, तो मैनेज करती है, थोड़ा ढूंढ लेती है और उसको पीने लग जाती है. और इतनी देर में जॉर्ज पियर्सन आ जाते हैं. अब उनको भी बहुत बड़ा शौक लगता है, झटका लगता है कि ये क्या कर रही है. शॉक टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग. वैसे तो वो ड्रिंक ही नहीं करती और डे ड्रिंकिंग, लाइक ये क्या हो गया है आज एनी को. देन he announces that he has some special match at the club and that he won't be requiring any tea. अब वो अनाउंस करता है, जॉर्ज पियर्सन ऐसा बोलता है कि आज एक स्पेशल मैच. अब वो क्लबिंग करने जाते हैं, उनके मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड जो जॉर्ज पियर्सन है वो क्लबिंग करने जाते हैं, जहाँ पे एक स्नूकर एक गेम होता है, वहाँ पे ये लोग गेम खेलते हैं. सो वो अनाउंस करते हैं कि आज उनका एक स्पेशल स्नूकर का, यहाँ पे लिख देती हूँ समझ में आ जाएगा, स्नूकर मैच. तो आज उनके क्लब पे एक स्पेशल स्नूकर मैच है. तो उनको कोई आज उनको चाय की ज़रूरत नहीं है, आज उनको चाय नहीं पीनी है. सो ऑन बीइंग टोल्ड देयर इज नो टी ही गेट्स अनॉयड अगेन. और जब मिसेस एनी पियर्सन बोलती है कि तुम्हें चाय नहीं चाहिए, इट्स ओके, वैसे भी मैंने कौन सा तुम्हारे लिए चाय बनाई है, जाओ तुम जो करना है करो. तो जब ये सुनते हैं कि उसने वैसे भी चाय नहीं बनाई और जो चीज उनको चाहिए ही नहीं थी, तो इस पे उनको और गुस्सा आ जाता है कि यार वो खुद उनने बोला कि मुझे आज चाय नहीं चाहिए. तो जब एनी पियर्सन ने बोल दिया कि हाँ वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई, तुम्हें चाहिए भी होगी तो मैं कहाँ से दूंगी, मैंने तो बनाई नहीं. तो अब इस पे उनको और गुस्सा आ जाता, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं. सो मिसेस पियर्सन ridicules him for getting annoyed at not getting something he didn't actually want. अब मिसेस पियर्सन बोलती what a ridiculous, किस बेवकूफ टाइप का इंसान है ये, कितनी लाइक यू नो विटेड है इसकी विट की. मिसेस पियर्सन ridicules him for getting annoyed, कि कितना मूर्ख बेवकूफ इंसान है कि उस बात पे गुस्सा हो रहा है कि इसको जो चीज चाहिए नहीं चाहिए वो चीज मैंने नहीं करी, उस बात पे गुस्सा हो रहा है. तो ये किस टाइप का मूर्ख इंसान है. सो मिसेस पियर्सन मजाक उड़ाती है गुस्से में और ये बोलती है कि he is getting annoyed at not getting something he didn't actually want. उसको वो चाहिए ही नहीं थी और वो चीज़ उसको नहीं मिल रही, तो उस पर भी गुस्सा हो रहा है. क्या मूर्ख इंसान है ये. देन अब यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल भी देती, जब हम अभी हम समरी पढ़ रहे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वी हैव वेरी स्केयर टाइम, तो हम टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए हमने समराइज करा है. बट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात देखेंगे. यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हुए, और वो बताती है कि एज अ बार टेंडर पे गुस्सा हो जाओ कि उसने आपको बियर सर्व नहीं करी और जो आपको चाहिए भी नहीं थी, तो क्या आप ऐसा बिहेवियर बाहर करोगे, क्या नहीं करोगे? तो इतना गुस्से होने की क्या बात है. अब इस पे उनको बहुत गुस्सा आ जाता है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग, she tells him about the names they call him, Pompey Pearson. अब क्या बोलती है मिसेस एनी पियर्सन, मिसेस फिट्जराल्ड का सोल. तो मिसेस फिट्जराल्ड का सोल, एनी पियर्सन की बॉडी, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, हिम कॉल है जॉर्ज पियर्सन, शी कॉल एनी पियर्सन, बॉडी एनी पियर्सन, सोल मिसेस फिट्जराल्ड का. तो क्या बोलते हैं अबाउट द नेम्स, उनके क्लब के, उनके स्नूकर क्लब के जो फ्रेंड्स हैं वो जॉर्ज पियर्सन को किस नाम से बुलाते हैं. अब वो नाम उनको यहाँ पे बताती है, जो है पोम्पी पियर्सन. तो ओम्पी पोम्पी लाइक बहुत ही सेल्फ एटीट्यूड, जो बहुत ही फनी टाइप का इंसान रहता है, जो मजाक का पात्र बना रहता है हमेशा, जिस पे सब लोग मजाक उड़ा सकते हैं, और वो बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड वाला है, सेल्फ इस्टीम वाला इंसान है. उस टाइप के यहाँ पे पोम्पी पियर्सन करके बोला गया. एट द क्लब शी फर्दर
taunts him. अभी यहाँ पे रुकती नहीं है, फिट्जराल्ड का सोल भी कोई कम नहीं है, उनको अभी तसल्ली नहीं हुई, और कमेंट करेंगी और टॉन्ट मारेंगी उनको. तो टॉन्ट क्या होता है? A remark which is made in order to anger, wound or provoke someone. किसी को और गुस्सा दिलाने के लिए और उसको और चढ़ाने के लिए, और टॉन्ट करती है that this would not have happened if he stayed at home once in a while. अब बोलती है शायद ये वाली कंडीशन तुम्हारे साथ ना आती अगर तुम एटलीस्ट एक बार भी तुम घर पे रुके होते. लेकिन तुम लोग तो घर पे एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन तुम लोग घर पे टाइम स्पेंड करो. रोज आते हो, अपना काम करते हो और घर से चले जाते हो, और रात को आते हो, लेट नाइट आते हो, कभी आते हो कब नहीं जाते, मुझे कुछ बताते तक नहीं हो. तो ये जो सिचुएशन आज तुम्हारे साथ हुई है ना, जो तुम्हारे क्लब के जो जिनको तुम फ्रेंड्स बोलते हो वो तुम्हारी पीठ पीछे सबसे ज्यादा तुम्हारा ही मजाक उड़ाते, वो कंडीशन आज नहीं होती अगर तुम कभी एक दिन भी अगर तुम घर पे मेरे पास बैठे होते तो. आफ्टर अ वाइल मिसेस फिट्जराल्ड एंटर्स. अब कौन एंटर होता है? अब मिसेस एक्चुअली जो एनी पियर्सन का सोल है फिट्जराल्ड की बॉडी में, वो एंटर करता है इन द सीन. शी इंटरफेयर्स इन देयर फैमिली मैटर्स. अब बीइंग अ नेबर वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट क्योंकि वो तो वाइफ का सोल है एक्चुअल वाला, तो अब वो उनसे देखा नहीं जा रहा था यार कि किस तरीके से मिसेस फिट्जराल्ड उनके हस्बैंड को क्रिटिसाइज कर रही है, उनकी इंसल्ट करी जा रही है, और कितना रूडली उनसे बिहेव करी, तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था. तो देखते हुए वो इंटरफेयर करती है उनकी फैमिली मैटर में, और जॉर्ज गेट्स अनॉयड व्हेन मिसेस फिट्जराल्ड कॉल्स हिम बाय हिज नेम. और क्योंकि मिसेस एनी पियर्सन जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को जॉर्ज करके बोलती थी, और जो यहाँ पे मिसेस फिट्जराल्ड है, नेबर है ना, वो क्यों नाम लेगी, तो वो रिस्पेक्ट देती थी. और बाहर के कल्चर में वहाँ पे सर या मैम नहीं बोलते, वहाँ पे मिस्टर लगा देते हैं, तो वो बोलती थी मिस्टर जॉर्ज, और जो वाइफ थी वो सिर्फ जॉर्ज बोलती थी. अब फिट्जराल्ड की बॉडी है लेकिन सोल तो वाइफ का ही है ना, तो वाइफ तो जॉर्ज बोलती, रैंडम से उसके मुंह से बिना सोचे समझे, क्योंकि उनका दिमाग तो कहीं और चल रहा था, तो एकदम से जॉर्ज बोल दिया. तो ये सुन के उनको और गुस्सा आ गया कि तुम तो मेरी इंसल्ट कर ही रही थी, अब नेबर्स भी आके मुझे जॉर्ज के नाम से बोलेंगे. तो वो वैसे ही उनको बहुत गुस्सा आ रहा था और उनको गुस्सा आने लग गया. सो जॉर्ज गेट्स annoyed when Mrs. Fitzgerald calls him by his name. But just like it had been happening all day, Mrs. Pearson enters rudely and abruptly in to bring George on track. But जैसे कि सुबह से कर ही रही थी Mrs. Fitzgerald का सोल, एनी पियर्सन की बॉडी सुबह से जॉर्ज को राइट करने में लगी थी, हर बात पे उनको मिडल कर रही थी, पिन कर रही थी, तो वैसे ही करने लगी फिर से. बस बट जस्ट लाइक इट हैड बीन हैपनिंग ऑल डे, मिसेस पियर्सन एंटर्स. और फिर से मिसेस पियर्सन अभी सीन से बाहर चली गई थी, फिर से सीन में आती है, फटाफट जल्दी जल्दी गुस्से में बिल्कुल रूडली और बहुत तेजी से चल के आती है, और क्या करती है, फिर से जॉर्ज को ट्रैक पे लाने की, राइट करने की, करेक्ट करने की कोशिश शुरू कर देती है. डोरिस एंटर्स द सीन एंड शी टू इज नॉट वेरी प्लेजेंट टू मिसेस फिट्जराल्ड. अब इतने में डोरिस भी सीन में आ जाती है, और डोरिस भी मिसेस फिट्जराल्ड को, नेबर को उनके घर में देख के बहुत खुश नहीं होती, क्योंकि डोरिस को भी लगता है कि मामा आज वैसे ही कैसे वियर्ड बिहेव कर रही है, पापा के भी इंसल्ट कर रही है, भाई को भी कुछ नहीं दिया उन्होंने खाने के लिए, चाय भी नहीं दी, मुझे भी कुछ हेल्प नहीं करी, और चार्ली की इतनी इंसल्ट भी कर दी. तो वैसे ही वो अच्छे मूड में नहीं थी. जब मिसेस फिट्जराल्ड आती तो उनको और अच्छा नहीं लगता है. देन she too is not very pleasant to Mrs. Fitzgerald. Mrs. Pearson brings her on track too. और Mrs. Pearson डोरिस को भी ट्रैक पे ले ही आती है, बिकॉज सुबह से उसकी इंसल्ट कर रही है, तुम इसका तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तो किसी काबिल है ही नहीं, तुम भी ऐसे ही हो, बोलने के लिए इतने मैच्योर हो, अपना इतना सा काम तो खुद कर नहीं सकते. तो सुबह से उसको भी राइट करने में लगी थी, तो वैसे ही वो आज अच्छा फील नहीं कर रही थी. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो एट दिस पॉइंट मिसेस फिट्जराल्ड, जो एक्चुअली मिसेस पियर्सन है, लूजेस हर टेम्परामेंट. अब इस समय जो फिट्जराल्ड है, कौन, जो एक्चुअल मिसेस पियर्सन है, तो वो अपना टेम्पर बिल्कुल लूज कर चुके, उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है. एंड आस्क द फैमिली मेंबर्स टू एक्सक्यूज द टू फ्रेंड्स फॉर अ मोमेंट. ये कौन बोलते हैं कि हमें 2 मिनट के लिए थोड़ा अकेले में बात करने का टाइम दो और तुम लोग थोड़ी देर के लिए चले जाओ. ये कौन बोलता है? मिसेस फिट्जराल्ड. फिट्जराल्ड जो जिसमें पियर्सन का सोल है, जो वाइफ का सोल है,
उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी चीज़ें और वो बिल्कुल अपना दिमाग ख़राब कर चुकी थी, उनका टेम्पर लूज हो गया था और अब वो बोलती कि बस बहुत हो गया, ऐसा सोच रही थी और बोलती कि आप सब लोग थोड़ी देर के लिए चले जाओ और हम 2 फ्रेंड्स को थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज़ कर दो, हम कुछ बात करेंगे और फिर हम आप लोगों को बुला लेंगे. Then and ask the family members to excuse the 2 friends for a moment. She promises them that she know how to make the situation better. और वो सबको प्रॉमिस करती है, ये सबको ये मेक श्योर करती है कि मेरे को सब पता है, मैं सब चीज़ें करेक्ट कर दूंगी. आई नो हाउ टू सॉर्ट आउट द थिंग्स, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप लोग चलिए जाओ. शी promises them that she know how to make the situation better. Mrs. Fitzgerald asked Mrs. Pearson, और अब बोलती है मिसेस फिट्जजेराल्ड जिसमें पियर्सन का सोल है, वो बोलती है बस बहुत हो गया, अब अपन सोल को वापस री एक्सचेंज कर लेते हैं. री एक्सचेंज को पहले एक्सचेंज हो चुका था, बॉडी किसी और की, सोल किसी और का, तो अब वो बोलती है कि फिर से री एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी बॉडी उसका सोल उसी में आ जाएगा. सो मिसेस फिट्जजेराल्ड आस्क्ड मिसेस पियर्सन टू री एक्सचेंज देयर बॉडीज एंड व्हाइल मिसेस फिट्जजेराल्ड रेजिस्ट एट फर्स्ट, और फिर से मिसेस फिट्जजेराल्ड बिकॉज वो चाहती थी कि इनका घर ठीक हो जाए, मिसेस एनी पियर्सन को उनकी रिस्पेक्ट मिल जाए जो एक लेडी को मिलनी चाहिए, जो एक वाइफ को मिलनी चाहिए, जो एक मदर को मिलनी चाहिए, तो वो ये सब सोच के बोलती है नहीं अभी बस तुम्हारे मैंने सबको लेसन सिखा दिया, बस थोड़ा सा और बचा है और फिर मैं वापस अपनी बॉडी में आ जाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा सबको बिल्कुल ट्रैक पे लाने के लिए. तो पहले मिसेस फिट्जजेराल्ड रेजिस्ट करती है कि नहीं, बट लेटर शी अग्रीज टू डू इट, बट फिर कहती है कि तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी बॉडी है, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन मैं अभी नहीं आती. बट फाइनली वो मान जाती है, जब बहुत इंसिस्ट करती है, कंसिस्टेंटली वो बार बार बोलती रहती है प्लीज़ प्लीज़, तो वो फाइनली मिस फिट्जजेराल्ड मान जाती है कि हम अपनी सोल्स को अब री एक्सचेंज कर लेते हैं. तो दे रिपीट द प्रोसेस दे डिड इन द फर्स्ट प्लेस, और वही प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाता है जो पहले वो करती है. कौन सा प्रोसेस करती हैं वो, अपने हाथ पहले बोलती है अपने हाथों को मेरे हाथ में दो, गो रिलैक्स, कुछ भी मत सोचो, बिल्कुल शांत हो जाओ और मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, और फिर वो उस मंत्र का उच्चारण करती है, उस स्पेल को चैंट करती है, अष्टाता दम लम दम बोना, ऐसे करके बोलती है और फिर से उनकी सोल्स एक्सचेंज हो जाती हैं. सो द रियल मिसेस फिट्जजेराल्ड, तो अब ये जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है ये वो फिट्जजेराल्ड है जिनकी बॉडी तो उनकी पहले भी थी और जो सोल है अब वो उनका खुद का सोल उनकी बॉडी में आ गया. तो अब मिसेस एनी पियर्सन रियल एनी पियर्सन बन गई है. नाउ आई एक्सप्लेन टू मिसेस पियर्सन, अब वो एक्सप्लेन करती है मिसेस पियर्सन को, अब बिकॉज मिसेस फिट्जजेराल्ड का रोल तो खत्म हो गया, बिकॉज उनको अपनी बॉडी में उनका सोल खुद का आ गया, तो अब वो इस घर में भी नहीं रहेंगी, अब वो चली जाएंगी अपने घर. बट जाते जाते वो मिसेस पियर्सन को कुछ बोलना चाहती हैं. हाउ इम्पोर्टेंट, वो उनको एक्सप्लेन करती है, उनको समझाती है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर हर टू बी अ बिट डोमिनेटिंग वंस इन अ वाइल. अब वंस इन अ वाइल ये हमने पहले भी देखा था, अब भी देख रहे हैं, तो ये एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है बताने के लिए बहुत ही कम, कभी कभार, रेयरली, ओकेजनली, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून, ये बताने के लिए. सो अब क्या बोलते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक लेडी को कभी कभी लाइक बहुत रेयर हमें डोमिनेटिंग होना चाहिए, हमें अपनी नीड्स, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने आप को, सेल्फ एटीट्यूड को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए. हमें हर समय उनके कहने अनुसार काम नहीं कर, उनके ऑर्डर्स को ओबे करना, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उनकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना, हमेशा ऐसे नहीं करना चाहिए. हमें भी बताना चाहिए कि हमारी खुद की भी कुछ ड्यूटी है, हमारी खुद की कुछ सेट प्रायोरिटीज, हम पहले वो करेंगे, देन वी वुड कम टू देम. हमें अपने हमेशा ऑन फुट रेडी टू डू नहीं होना चाहिए, तो हमें कभी ना कभी उनको डोमिनेट करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए. अपनी अगर इंपॉर्टेंस बनानी है और उन फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करके रखना, उनको टाइट करके रखना है, तो टू एस्टैब्लिश हर कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट द फैमिली एंटर्स. और इतने जब उनकी बात होती है फिट्जजेराल्ड की, वो जाने लगती, तो इतनी देर में उनकी फैमिली, डोरिस आ जाता है, सिरिल और जॉर्ज भी आ जाते हैं सीन में. द फैमिली एंटर्स एंड मिसेस पियर्सन सजेस्ट दैट दे प्ले रमी. और अब वहां से फिट्जजेराल्ड अपनी
अपने घर चली जाती है बिकॉज उनका रोल खत्म हो जाता है, वो सीन से एग्जिट करती हैं और यहाँ से फैमिली एंटर हो जाती है। और मिसेस पियर्सन, अब उनको लग रहा था बहुत इंसल्ट होगी, सबको बहुत बुरा लगा, डोरिस भी रो रो के उसकी शक्ल ऐसी हो गई है, सिरिल भी बेचारा भूखा बैठा हुआ है कब से और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मिसेस पियर्सन अब जब खुद के सोल में आ गई, अपनी बॉडी में अब ट्रू मिसेस पियर्सन बन गई हैं, तो वो सजेस्ट करती है चलो चलो हम सब रमी खेलते हैं मिलके, वो कार्ड्स वाली जो गेम होती है, तो मिलके वो रमी खेलते हैं। और किड्स को भी अब काफ़ी लेसन मिल चुका था, तो अब वो बोलते हैं ओके मामा टुडे वी वुड प्रिपेयर द सपर फॉर यू। सपर क्या होता है यहाँ पे, लास्ट मील ऑफ द डे को बोला जाता है, डिनर भी हो सकता है उसके बाद अगर हम कुछ लास्ट में खाते हैं तो मेजरली उसको सपर बोलते हैं। तो अब बच्चे डिसाइड करते हैं म्यूचुअली कि आज हम मम्मा पापा के लिए खाना आज हम बनाते हैं। तो एवरीवन इंस्टेंटली अग्रीज और सब उस चीज़ पे अग्री कर जाते हैं, बच्चे खाना बनाते हैं और मिस्टर जॉर्ज पियर्सन अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं करा। सिमिलरली बच्चे खाना बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिनको हमेशा चाय और वाटर का ग्लास भी हाथ में सर्व होता था। एंड दे आर अ बिट रिलीव्ड टू, अब उनको काफ़ी रिलीफ भी मिल गया। रिलीफ क्यों मिल गया? बिकॉज जो मिसेस पियर्सन अभी जो रोल प्ले कर रही थी वो बहुत ही रूड था, वो बहुत ही एटीट्यूड था, उसमें बहुत ही एरोगेंसी थी, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब मिसेस पियर्सन फिर से पोलाइट हो गया, वो खुद आ गई हैं अपने बॉडी में, तो अब बहुत अच्छे से बात करी, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उनको सबक मिल गया है लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लेडी ऑफ द फैमिली, एक वाइफ को कैसे ट्रीट करना चाहिए, एक मदर को कैसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दैट एक्चुअली शी डिजर्व। एंड बियॉन्ड दीज थिंग्स द अनकंडीशनल लव जो हमें हर समय शेयर करना चाहिए मम्मी से या अपनी वाइफ के साथ, वो लेसन इन सबको अब मिल चुका है। एंड देन दे आर अ बिट रिलीव टू, मिसेस फिट्जजेराल्ड एग्जिट्स एंड द प्ले एंड्स। और इसके साथ जब वो सब राइट हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स, अब प्ले जो है ये मदर्स डे का वो एंड हो जाता है विद द कमिंग डाउन ऑफ द कर्टन नीचे आ जाता है और प्ले एंड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी ह्यूमरस, ब्यूटिफुल and worth explaining play of the of your book Snapshots। and I actually personally would request you guys कि ठीक है ये play तो खत्म हो गया, but what is the lesson, what is the taking from this chapter? moral अगर मैं बोलूँ तो it is always respect your mother, respect your wife, always care your mother, care your wife, and beyond these two things, love her unconditionally all time. These are the three small things that a lady of the family expects from you। अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको प्यार तो कर सकते, उनको रिस्पेक्टफुली उनसे बात तो कर सकते हैं, उनसे कभी कभी रिक्वेस्ट कर लिया करें कि कभी वो भी थक जाती हैं, वो मशीन नहीं है, हम उनको एज अ मेड, उनको एज अ सर्वेंट ऑफ द फैमिली कंसिडर ना करें, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी थकती होंगी, उनकी भी कुछ नीड्स हैं, उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। हम उन चीज़ों को समझें और उनको उनका वेटेज दे, उनकी एक आइडेंटिटी हम उनको समझें और उसको रिस्पेक्ट दें। दिस इज माई मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, नॉट ओनली टू द 11th class students but to every single person watching this video. Now let's immediately look with the conclusion of the play. So through the Mother's Day summary, the writer wants to say that we all should respect, हम सबको, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, one must respect, care and help our mothers for all the hardships she does for us। वो सुबह से उठकर रात तक हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, हमारे डिमांड्स को एग्जीक्यूट करती हैं, हमारी टेक केयर करती है, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे इंटायर हाउस की, इंटायर फैमिली मेम्बर की, सबकी केयर करती हैं। तो ये हमारी भी मॉरल ड्यूटी
बनती है कि हम उनको भी रिस्पेक्ट करें, जो इतने हार्डशिप्स वो पास करती हैं पूरे दिन में, उन सब चीज़ों के लिए हम उनको थोड़ा सा क्रेडिट तो ज़रूर दें. सो विद दीज reality words, with these moral words, let's immediately discuss with the important and extra question and answers of the chapter. So, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, this play which is written in 1950s is a humorous and satirical depiction. एक बहुत ही humorous है, हंसी मजाक या funny and satire commenting way में बोल रहे हैं. Depiction किसका depict कर रहे हैं? Of the portrayal of the role of a mother in the family. So, what are the issues it raises? तो क्या क्या issues यहाँ पर रेज किए गए हैं, हम उन चीज़ों को जल्दी से समराइज करते हैं आंसर में. The play raises many serious issues. बहुत सारी issues रेज कर रहा है ये play. The first and the foremost is proper appreciation of a housewife's role and responsibility. तो सबसे पहला issue है, हम proper appreciate ही नहीं करते हैं, हम उनको acknowledge ही नहीं करते हैं. तो appreciate कहाँ करेंगे? हम consider ही नहीं करते कि यार वाइफ भी, एक मदर भी कितना हार्ड वर्क करती होंगी पूरे दिन, और हम क्या बताते हैं, हम लोग 8 घंटे की जॉब करके आए और ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमें चाय बना के दो, खाना बना के खिलाओ और हमारी सारी चीजों को अरेंज करके रखो. मदर तो 24/7 की जॉब करती है, आप तो एक वीक में 40 आवर्स काम करते हो और ऐसे करते हो जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम किया. मामा तो 40 आवर्स क्या, मामा तो 365 डेज और 24 आवर्स काम करती है. तो हम उनके आगे क्या बोल सकते हैं? तो ये यहाँ पर पहला इशू जो रेस किया गया, दैट इज द प्रॉपर अप्रिसिएशन ऑफ अ हाउसवाइफ्स role and her responsibilities. Those who work 8 hours a day and 40 hours a week treat the housewife as an unpaid domestic servant. हम उनको क्या समझते हैं? एक unpaid domestic servant, which is who is just meant for performing domestic chores. जो बिल्कुल गलत धारणा है, जो बिल्कुल गलत सोच है, जिसके लिए personally I being a mother, I 100% I entirely oppose it, I refute it. ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें मदर्स को एक अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए. Who must carry out their orders? They neither request her nor thank her for her services. जो ना ही उनको कभी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं और ना ही कभी उनको थैंक यू बोलते हैं. भाई कभी तो वो थक गई होती है, वो भी कभी बीमार होती है, उनसे भी कभी पूछ लिया करो उनका हाल चाल, उनकी भी कभी हेल्प कर, कभी तो बोल दिया करो मामा आज हम खाना बनाते हैं, आज हम चलो शॉपिंग पे चलते हैं, आज बाहर डिनर कराते हैं, कभी तो बोल दिया करो. नहीं तो हम ना तो कभी उनको ऐसा कुछ बोलते हैं और हमेशा ऑर्डर ही क्यों करते हैं, कभी रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, कभी उनसे 2 पल पोलाइटली भी तो बोल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपेक्ट करती हैं बस. और कभी थैंक यू बोल दिया करे कि इतना सब वो हमारे लिए कर रही है, मामा आज मैं आपको सिर्फ थैंक यू बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ. द सेकेंड इशू इज द रेसिप्रोसिटी ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द मदर ऑफ वाइफ. और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्या यहाँ पे इशू रेज कर रहे हैं कि लव, और हमें रेसिप्रोकेट करना चाहिए. जो मम्मी हमें देती है वो हम उनको रेसिप्रोकेट कर. रेसिप्रोकेट मतलब जैसे आपने बोला हैप्पी न्यू ईयर या गुड लक, तो आई रेसिप्रोकेट the same to you, I wish the same to you. तो वो जो हमें इतना लव, इतना अफेक्शन जो पूरा टाइम शो करती है. जब हम बीमार होते हैं तो मम्मा हमारे लिए नर्स बन जाती है, जब हमें पढ़ना होता है तो मम्मा हमारी टीचर बन जाती है, जब हमें कुछ अच्छा खाना होता है तो मम्मा हमारे लिए शेफ बन जाती है, जब हमें खेलना होता है तो मम्मा हमारे लिए प्लेयर बन जाती है. तो मम्मा जब हमारे लिए मल्टीपल रोल प्ले कर सकती हैं कि तो हम उनके ये सारी चीज़ों के लिए उनको एटलीस्ट उनका लव जो अफेक्शन हमारे लिए दिखा रही, उसके लिए हमारी ड्यूटी भी तो इक्वली बनती है. तो यहाँ पे उस इशू को रेस किया गया है. इट इज दैट द रेसिप्रोसिटी ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द मदर और वाइफ. और इसको कैसे जस्टिफाई किया है? लेट्स इमीडिएटली सी. द हस्बैंड, सन एंड डॉटर
leave the lady of the house alone every night and go out to enjoy themselves in their several way. वो हर रात, चाहे हस्बैंड हो, हस्बैंड क्लबिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ स्नूकर खेलने पूरी रात बाहर रहते हैं. और अगर हम बात करें सिरिल की, तो सिरिल भी अपनी गेमिंग जो खेलते रहते हैं, जो डे हून्स जो डॉग की ब्रीड होती है, वो ऑनलाइन गेमिंग करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो भी बाहर रहते हैं. और जो डॉरिस है बेटी, वो भी चार्ली स्पेंस के साथ नाइट आउट करने बाहर रहती है. इर्रेस्पेक्टिव कि हम लोग आते हैं, घर जाते हैं, अपने ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स देते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं. जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम घर से चले जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि मम्मा घर पे अकेली रहेंगी पूरी रात, क्या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या हम आज रुक जाएं, या उनको भी साथ कहीं ले चलें, बिना ये सब चीज़ों को कंसिडर किए. सो दे गो ऑफ द हाउस अलोन एवरी नाइट एंड गो आउट टू एंजॉय देमसेल्व्स इन देयर सेवरल वेज. दे डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हर एंड हैव बिकम थॉटलेस एंड सेल्फिश. वो बिल्कुल नोटिस तक नहीं करते, वो बिल्कुल ध्यान तक नहीं देते हैं कि हमारी मम्मी को भी कोई हमारी ज़रूरत होगी, हमारी वाइफ को मेरी कोई ज़रूरत होगी. और वो बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं. द मदर्स एक्सेसिव लव. अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, ये इसीलिए हो चुके हैं कहीं ना कहीं ये एक मदर की गलती है, कहीं ना कहीं एक वाइफ की गलती है. वाई? द एक्सेसिव लव, द मदर्स एक्सेसिव लव, केयर एंड प्रॉम्प्टनेस टू सर्व देम ऑल्सो स्पॉइल. ये याद रखना. इट इज़ वेरी हम्बल पोलाइट रिक्वेस्ट टू एवरी सिंगल मदर वॉचिंग द वीडियो दैट ये कहीं ना कहीं हम मदर्स की गलती होती है, वाइफ की गलती होती है. जब एक्सेसिव लव करते हैं, लव करिए दैट इज़ वेरी फाइन, बट एक्सेस में करना अति हर चीज़ की बुरी होती है. सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस. एक्सेस में नहीं करना चाहिए, ओवर पॉसेसिव नहीं होना चाहिए, हमें ये चीज़ को ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर एक्सेसिव लव के बारे में बोला है. एक्सेसिव केयर, हद से ज़्यादा जो हम केयर करने लग जाते हैं वो भी नहीं करना चाहिए. और जो हमारी रेडीनेस होती है, जो हमारी प्रॉम्प्टनेस होती है कि येस आई एम रेडी टू सर्व यू, चाहे मुझे कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, चाहे रनिंग नोज या कुछ भी फिजिकल हेल्थ इश्यूज क्यों ना हो, बट वी आर ऑलवेज रेडी एट सिंगल टो टू सर्व द फैमिली मेम्बर्स. तो वो रेडीनेस, वो जो प्रॉम्प्टनेस होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सारे वो रीजंस है जिसकी वजह से वो स्पॉइल हो रहे हैं, उनकी आदतें खराब हो रही है, बिकॉज हमने उनको इतना अपने पे डिपेंडेंट बना दिया है कि दे आर हेल्पलेस नाउ. वो दे कैन नॉट इवन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन बाय देयर ओन. तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत बड़ी काउंट होगी और जिसकी वजह से आज फैमिली मेंबर्स उस वाइफ के साथ, उस लेडी के साथ, उस मदर के साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं. सो these were the two issues which were raised in the play about the mother or the wife. Now let's immediately move towards the next question. Do you think it caricatures these issues, or do you think that the problem it raises are genuine? Yes, of course, बिल्कुल genuine है और बहुत ही practical है, बहुत ही relatable है, बहुत ही realistic है. How does the play resolve the issues? Do you agree with the resolution? अब ये play कैसे उन चीज़ों को resolve कर रहा है, तो क्या वो जो resolution है आप उससे agree करते हैं? Personally me, yes. Now let's immediately see कि कैसे करते हैं. The problems the play raises are very serious. In fact ये तो serious नहीं है, मेरे को ये लिखना चाहिए they are alarming. अलार्म कर रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, जाग जाओ, बहुत देर हो चुकी, it's high time now. The treatment is of course comic. The playwright adopts an unusual method to resolve the issue. अभी जो playwright है वो एक unusual, एक थोड़ा different सा method approach कर रहे हैं इस issue को resolve करने के लिए. He takes the help of magic of the East. और वो किसकी help ले रहे हैं ऐसा करने के लिए? Magic of the East. Because जो Mrs. Fitzgerald है इस play में, वो कौन है? उन्हें ये जो magic tricks, जो उन्हें fortune telling जो सीखी है, वो कहाँ से सीखी है? East से, जहाँ से वो belong करती थी. So, incantation of a magical spell helps in the interchange of the personalities. अब वो जब वो chant करते हैं वो magical spell, जिसकी वजह से उनकी bodies exchange होती है, interchange करती है. So
interchange their personalities. Now Mrs. Pearson with the strong and sinister personality. और अब पियर्सन कैसी हो गई, जैसे मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल थी, जैसे मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी थी, तो वो कैसी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डोमिनेटिंग और थोड़ी सिनिस्टर थी, थोड़ी क्रूअल थी, थोड़ी सी विकेट थी, थोड़ी सी सेल्फिश थी वो। तो अब ये जो सारी चीजें थी वो किसकी हो गई है, मिसेस पियर्सन की, जो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग थी। एंड पर्सनालिटी ऑफ मिसेस फिट्जजेराल्ड गिव्स rough. Let me read once again. Now Mrs. Pearson with the strong and sinister personality of Mrs. Fitzgerald. अब Mrs. Pearson किसकी पर्सनालिटी में आ गई, फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी में Mrs. Pearson आ गई, जो कैसी हो गई है, सिनिस्टर हो गई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। Gives rough treatment to the daughter, son and husband. अब वो बहुत ही रफ, बहुत ही रूड तरीके से ट्रीट करती है, वो हस्बैंड हो या वो बेटा हो या वो बेटी ही क्यों ना हो, सबके साथ एक जैसा रफ रूड ट्रीट करती है, जैसा एक्चुअली और इससे ज्यादा ही बुरा कहीं ना कहीं वो अपनी मदर, अपनी वाइफ के साथ ट्रीट करते थे। Her stern looks and commanding tone suggest to them that she can be really tough. अब उनको समझ में आ गया है कि जो इतना स्टर्न, इतनी सरफिरी, इतनी चटकी से, इतनी शॉर्ट टेम्पर जो एटीट्यूड है और जो कमांडिंग टोन है, मैं तो ऐसा ही करूंगी, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो ये नहीं करने वाली, वीकेंड ऑफ लूंगी, डिनर के लिए जाऊंगी होटल स्क्वायर डिनर के लिए जाऊंगी क्लैरेंडन, तो मैं तो इधर उधर जाऊंगी, तुम्हें जो करना है करो, चाय पीनी है पियो, नहीं करना ना करो। तो ये जो कमांडिंग जो एटीट्यूड था, जो इतनी लेट आया, काफी पहले आ जाना चाहिए था ताकि फैमिली ऑल राइट हो जाती, बट एनीवेज देर आए दुरुस्त आए तो सही। तो ये वाली बात यहाँ पे जस्टिफाई होगी। हर स्टर्न लुक्स एंड कमांडिंग टोन सजेस्ट टू देम, फैमिली मेंबर्स को ये सबक सिखाती है, ये लेसन देती है दैट कि वो जितनी पोलाइट थी, जितनी डिसेंट थी, जितनी हम्बल थी, जितनी केयरिंग थी, जितनी रिस्पेक्टिंग थी, वो उतनी टफ, उतनी रूड, उतनी रफ भी हो सकती है। नाउ also the spoiled member were brought down by the heavy dose of exposure of reality to them. और उन्होंने मिसेस फिट्जजेराल्ड का जो सोल था, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा फैमिली मेंबर्स के साथ, बस उनकी हकीकत उनके सामने रखी, उनको राइट फेसेस शो करे, तो ऐसा कुछ गलत नहीं करा, बट जो हस्बैंड गलत करता था उनके साथ, जो एक्चुअली गलत होता था, जो उनको समझ नहीं आई थी, उनको वो बताया, डॉरिस जो गलत कर रही थी वो बताया, सिरिल जो अपना टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट करता था उसको वो बताया। तो जो स्पॉइल्ड मेंबर्स थे, अब उनको स्पॉइल्ड बोला गया है। दे वर ब्रॉट अराउंड बाय द हेवी डोज ऑफ एक्सपोजर ऑफ रियलिटी टू देम, बस हकीकत को उनके सामने रखा गया है कि ये आपकी चीजें हैं, ये आपके सामने दिख रही हैं, अब आप देखिए कि आप क्या कर रहे थे, और अपने आप को जितना सही समझते थे वो एक्चुअली आप सब लोग स्पॉइल्ड हो लिटरली। दे अग्री टू स्टे एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग। अब फाइनली जब उनको सिखा दिया, उनको हकीकत समझ में आ गई कि yes we were wrong, और अब उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। So they agree to stay and help in preparing the supper while the housewife has a talk with her husband. और बच्चे डिसाइड कर लेते कि अब हम फूड में भी हेल्प करेंगे, मामा आपकी किचन में भी हेल्प करेंगे, और हस्बैंड डिसाइड करता है मैं उन लोगों के साथ जाके अपना मजाक और नहीं उड़वाऊंगा, मैं मजाक नहीं बनूंगा उनका, मैं अपना हंसी का पात्र उनके लिए नहीं बनूंगा, और मैं अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया करूंगा और फैमिली को टाइम दूंगा। द रिजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज, जो रिजॉल्व करा है इन सारे इश्यूज को, दैट सीम्स फार फेच्ड, ऐसा लगता है कि कोई रियलिस्टिक नहीं है, बट एंड अननेचुरल लगते हैं ऐसे कि फार फेच्ड हैं, अनरियल हैं, बट एक्सट्रीम मीन्स have to be adopted in disaster management. आप क्या बोल रहे, एक्सट्रीम, हमें अति पे जाना ही पड़ा, जब चीज़ों की अति हो गई, जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो हमें अति के मेजर्स को लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली है कि एक्सट्रीम मीन्स हैव टू बी अडॉप्टेड इन डिजास्टर, जब बिल्कुल चीज़ें तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो हमें एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज़ों को सुधारना पड़ेगा ही पड़ेगा। So this was all about the resolution को हम कितना अच्छे से justify करें। So yes, it is well proven, हम बता चुके हैं। Heading with the next question of the play. So is drama a good medium for conveying a social message? तो ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, ये एक अच्छा मीडियम है, एक अच्छा ये
पात्र है जिसके जिसके थ्रू हम एक सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज कन्वे करें। यस, ये बहुत अच्छा प्ले है। इन फैक्ट इट्स जस्ट नॉट गुड, गुड इसको जस्टिफाई नहीं करता, इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट मीडियम, ये एक बेस्ट माध्यम है कन्वे करने के लिए जिसके थ्रू हम एक सोसाइटी में एक सोशल मैसेज कन्वे कर रहे हैं। नाउ अब हम ये डिस्कस करना, हम जल्दी से पढ़ के समझते हैं कैसे। यस, ड्रामा इज सर्टेनली अ गुड, अ बेस्ट मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज। डायरेक्ट मॉरलाइजिंग इज ऑफन रिसेंटेड एंड यूजुअली इग्नोर्ड। हम अगर डायरेक्टली किसी से मॉरलाइज हो रहे हैं, हम किसी से प्यार से बात करते हैं, किसी को सहानुभूति देते हैं, किसी को लव अफेक्शन शो करते हैं, किसी की केयर करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको तो लोग समझते ही नहीं है, उसको कंसीडर ही नहीं करते और उसको तो अप्रूव तो करना बहुत दूर की बात है। तो दे ऑफन उसको क्या करते हैं, लोग नकार देते हैं, उसको रिसेंट कर देते हैं और यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। रिसेंट करना, नकारना, निगेट करना, ओपोज करना, रिफ्यूट कर देना और इग्नोर ही कर देते। तो ड्रामा इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्लाइस ऑफ लाइफ। ये लाइफ अगर इतनी बड़ी होती है तो वो जो ड्रामा है उसमें से एक स्लाइस है, एक पीस है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स प्लेस्ड इन वेरियस सिचुएशन, कैरेक्टर्स जो भी उनको अलग अलग सिचुएशन में प्लेस किया है और डिपिक्ट करवा रहे हैं। द अटेंशन ऑफ द स्पेक्टेटर्स सेंटर्स अराउंड देयर एक्शंस एंड रिएक्शन। अब जो पूरा ध्यान है ऑडियंस का, ये जो प्ले चल रहा है और जो ऑडियंस का जो ध्यान है वो कहाँ पे घूमता रहता है, कैरेक्टर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं और कैसे मदर उनको रिएक्ट कर रही है, फिर मदर जब एक्ट करती है तो वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इट इज ऑल ऑन द एक्शंस एंड रिएक्शन ऑफ द सेंटर्स अराउंड द एक्शन एंड द रिएक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। मोस्ट ऑफ देम फील फुली इन्वॉल्व विद द प्रोटैगनिस्ट। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे 11th क्लास के बच्चे स्पेसिफिकली, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे विद द प्रोटैगनिस्ट। जब हम इसको जब ये प्ले को हम समझा रहे हैं तो वो खुद को इन्वॉल्व करेंगे। हाँ, हमारे घर में ऐसा होता है, हम मम्मी को इतना प्यार तो नहीं करते, मम्मा तो पूरा दिन काम करती है, अब हम भी मामा को लव करेंगे, मामा को रिस्पेक्ट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, उनकी भी केयर करेंगे। तो कुछ लोग तो पूरे इन्वॉल्व हो जाएंगे इस प्रोटैगनिस्ट के साथ। और द वर्किंग आउट ऑफ द थीम जनरली लीव्स अ मैसेज। और जब हम इस थीम के साथ आगे बढ़ें तो ज़रूर एक मॉरल, एक वैल्यू, एक मैसेज कन्वे कर रहा है दैट समटाइम्स विच इज़ ऑब्वियस एंड एक्सप्लिसिट, जो कहीं बार बिल्कुल ऑब्वियस, बिल्कुल क्लियर, डायरेक्ट है, क्लियरली समझ में आ रहा है, और कहीं बार वो इम्प्लाइड है, हमें उसको समझना पड़ेगा, हमें उसको इन्फर करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या है, इनडायरेक्ट है और इम्प्लिसिट है। तो कहीं बार जो इसका मैसेज है वो बिल्कुल डायरेक्ट है और कहीं बार इनडायरेक्ट है, बट मैसेज बिल्कुल क्लियर है। नाउ the social message of these plays seems to come out of the interactions of the characters and their traits of character। अभी क्या बोल रहे, जो हम सोशल मैसेज, हम जो समाज को, जो सोसाइटी को एक मॉरल मैसेज प्रैक्टिकली जो कन्वे करना चाहते हैं इन प्लेस के थ्रू टू कम आउट ऑफ द वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द इंटरैक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देयर ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर। कि हम इनसे क्या बताते हैं, प्रैक्टिकली बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हम बताते हैं कि हस्बैंड का क्या रोल होता है, एक बेटे का क्या रोल होता है, एक बेटी का, एक मदर का, एक वाइफ का। तो इन सबके फैमिली में क्या रोल्स होते हैं और कैसे वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उनके थ्रू हम समाज को, सोसाइटी को एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। देन द विक्ट्री ऑफ एविल ओवर गुड इज यूजुअली पोर्ट्रेड इनडायरेक्टली। और सबसे अच्छी चीज, सच्चाई की विजय तो होती ही होती है, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो यहाँ पर जो विमेन थी वो गुड थी। मैं ये नहीं बोल रही कि जो हस्बैंड है, जो बेटा बेटी है वो इविल है, बट विमेन जो बहुत ही डिसेंट थी, जो अपनी ड्यूटीज को बहुत ही डेडिकेटेडली परफॉर्म कर रही थी, टू द बेस्ट ऑफ हर कर रही थी, इन रिटर्न वो कुछ रिवॉर्ड भी एक्सपेक्ट नहीं करती है, पे तो उसको मिलता ही नहीं, कोई वेजेस नहीं मिलती उसको अपना ये काम करने के लिए, राउंड द क्लॉक काम करने के लिए। तो वहाँ पर हम उसको बहुत एक अच्छा कैरेक्टर बोल रहे हैं और अच्छी चीज़ की हमेशा जीत होती ही होती है, जो हम इस प्ले के थ्रू डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली हम समझाना या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। दीज डेज वी फाइंड मेनी प्लेस सेंटर्ड अराउंड थीम्स। आजकल हम बहुत सारे ऐसे प्लेस देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ड्रामाज, ऐसे स्टेज शोज करे जाते हैं जो हमारी सोसाइटी में आज जो प्रिवेल कर रहे हैं, जो माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो इल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उन चीज़ों को डिपिक्ट करने के लिए और उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं हमारी सोसाइटी पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैसे शोज होते हैं, सोशल अवेयरनेस, जैसे कि इविल्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, डेंजर्स ऑफ पोल्यूशन, चाइल्ड लेबर, डिक्रीजिंग फीमेल रेशियो एंड नीड टू एम्पावर देम। तो ये सारे ऐसे एरियाज हैं या फिर ये सारे वो कंसर्न हैं जो हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इट्स हाई टाइम, इट्स रियली अलार्मिंग टाइम टू अप्रूट दीज प्रॉब्लम्स। ऑल टुगेदर हमें इनको अप्रूट करना ही होगा, इसीलिए ये सारे सोशल मैसेज कन्वे करते हैं जिससे कि हमारी सोसाइटी डेवलप हो, ग्रो करे और लीड टुवर्ड्स बेटरमेंट। नाउ heading with the next question, what impression do you form of Mrs. Annie Pearson? तो आप Mrs. Annie Pearson का क्या एक इमेज अपने दिमाग में बनाओगे? कैसी थी एनी पियर्सन? हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जल्दी से इसको एक बार रीड करके समझते और डिटेल में समझते हैं। So Mrs. Pearson is the main character, she is the main idea, she is the center पेन अराउंड विच द इंटायर क्लॉक रिवॉल्व्स, और जो एग्जैक्टली क्लॉक के साथ रिवॉल्व करती थी। सो मिसेस पियर्सन इज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले मदर्स डे। शी इज अ वेरी प्लेजेंट को बहुत सारे एडजेक्टिव्स, वेरी प्लेजेंट बट वर्ड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। अब वो यहाँ पे हम पहले उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन स्केच देखेंगे, फिर उनके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वो बहुत ही शांत सौम्य थी बट हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि उनकी फैमिली वाले उनको कंसीडर, उनकी केयर नहीं करते थे। शी इज अ प्लेजेंट बट वर्ड लुकिंग वुमेन इन हर 40s, अपनी 40s की एज में थी। शी स्पीक्स इन अ लाइट फ्लडेड सॉर्ट ऑफ टोन, बहुत ही धीरे धीरे वो डरी सहमी सी आवाज़ में बोलती थी कि वो लोग सुन लेंगे, उनको बुरा लगेगा, कोई गुस्सा हो जाएगा उनके ऊपर और फिर कुछ बोल भी नहीं पाएंगी। तो वो बहुत ही लाइट और फ्लडेड टोन में हमेशा बोलती थी विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी। जिस जगह से वो बिलोंग करती, जो उनकी नेटिव थी वो कॉकनी थी, तो सब अर्बन जो आउटस्कर्ट्स एरिया रहते हैं वो उनकी बोली में, उनकी भाषा में वो टच समझ में आता था। फर्दरमोर शी लव्स हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन वेरी मच, और इन सब के बावजूद भी वो अपनी हस्बैंड को, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करती थी। देन एंड रन्स आफ्टर देम ऑल द टाइम, और पूरा टाइम उनके पीछे घूमती रहती थी। किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी को कोई नीड तो नहीं है, उसको चाय दे दो, उनकी ड्रेस हैंग कर दो, उनकी चीज़ें अरेंज कर दो, पूरा टाइम उनके पीछे आगे ही घूमती रहती थी। सेल्फ सेंटर्ड तो बिल्कुल थी ही नहीं। हर एक्सेसिव लव एंड केयर हैव स्पॉइल्ड देम एंड दे हैव बिकम थॉटलेस एंड सेल्फिश। और यहाँ पे एग्जैक्टली आना चाहिए था बिकॉज ऑफ हर, उनको ब्लेम करना चाहिए हमें मदर को और वाइफ को फॉर बीइंग excessive caring, for giving अनकंडीशनल एक्सेसिव लव। तो यहाँ पे एक्सेसिव लव और केयर ने स्पॉइल कर दिया है फैमिली के सारे मेंबर्स को, और अब वो बिल्कुल थॉटलेस हो गए हैं मम्मा के लिए, अपनी वाइफ के लिए, और बहुत ही सेल्फिश, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपनी ज़रूरतों से उनको मतलब है। शी फील्स नेग्लेक्टेड एंड लोनली, उनको भी बुरा लगता है। शी इज अ ह्यूमन बीइंग, प्लीज कंसिडर हर एज इक्वल टू यू, उनको भी एक ह्यूमन बीइंग कंसिडर करो, उनको भी इंसान समझो, वो मशीन नहीं है। शी इज नॉट अ रोबोट हु कैन वर्क द एंटायर डे विदाउट टेकिंग अ रेस्ट। तो उनको हमें कंसिडर करना चाहिए, उनको भी बुरा लगता है, उनको भी अकेला फील होता है, उनको भी कंपनी चाहिए, आप लोगों की हस्बैंड की कंपनी चाहिए, बच्चों की कंपनी चाहिए, उनका क्वालिटी टाइम चाहिए उनको। शी ऑल्सो फील्स नेग्लेक्टेड, अकेला फील होता है उनको, बट लैक्स करेज टू डिस्कस थिंग्स विद देम, पर इतनी हिम्मत नहीं, इतना हौसला नहीं है कि उनसे बात कर सके कि प्लीज़ मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दिया करो, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा करो, इतना भी बोल नहीं पाती हैं। सो और कैसी है एनी पियर्सन, जल्दी से और एंड करते हैं, इसको समझते हैं। Perhaps she hates any unpleasantness as well, और इसके साथ साथ उनको कोई किसी भी तरीके की अनप्लेजेंटनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं, किसी भी प्रकार का वो बुरा बिहेव करे अपनी फैमिली मेम्बर्स का, ये चीज़ें तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी इज़ नॉट विलिंग टू एक्ट एज अ टफ मॉम as she is nervous and fluttering by nature, वो बिल्कुल भी एक रूड, एक
टफ मदर नहीं बनना चाहती कभी भी। एक जो बहुत ही क्रूएल विकेड मदर होती है वो कभी सोच भी नहीं सकती सपने में बनने के लिए, बिकॉज वो बहुत ही डरी सहमी सी है, वो घबराई रहती है हमेशा और फ्लटरिंग बाय नेचर, और नेचर से बहुत ही सहमी हुई सी हैं वो। इनमें इतनी करेज, इतनी हिम्मत, हौसला नहीं है, इतनी डेयरिंग नहीं है कि वो अपनी बात को अपने ही छोटे बच्चों को अपने सामने रख सके। सो इतना भी उनमें करेज नहीं है। शी इज सो टेंडर हार्टेड, वो इतनी सॉफ्ट हार्टेड है, इतना सॉफ्ट हार्ट है उनका, दैट शी इज शॉक्ड टू सी हर रफ ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर चिल्ड्रन, कि वो ये खुद वो देख नहीं पा रही थी क्या, दैट शी शॉक्ड टू सी द रफ ट्रीटमेंट जो उनके बच्चों को मिल रहा था, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब मिसेस फिट्जजेराल्ड उनके हस्बैंड के साथ और उनके दोनों बच्चों के साथ, डोरिस और सिरिल के साथ, जब वो थोड़ा मिसबिहेव इन सेंस कि थोड़ा रूड बिहेव कर रही थी, हार्श तरीके से, इम्पोलाइटनेस दिखा रही थी उनको, तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और तुमको बहुत बुरा लग रहा था, और इसलिए उन्होंने तुरंत मिसेस फिट्जजेराल्ड को बोला अब इट्स हाई टाइम, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है, लूज माई टेम्परामेंट, और अब हम सोल्स को एक्सचेंज कर लेते। वो इतनी डिवोटेड, इतनी लविंग, इतनी केयर, इतनी सॉफ्ट हार्टेड है। So she decides to change back to her original personality to deal with the family herself. She is indeed a loving and affectionate mother and a devoted wife. तो हमें इससे बिल्कुल पता चलता है कि वो कितनी लविंग, केयरिंग और डिवोटेड टुवर्ड्स द फैमिली मेंबर, ऐसी टाइप की वो मदर और एक वाइफ थी। So that's all about Annie Pearson. Now let's head towards the next question. The shock treatment makes the thoughtless and selfish persons realize the real position of the lady of the house. How far do you agree with the statement? Give reasons for your answer. तो जो हमने जो शॉक ट्रीटमेंट ही जो ऐसा बनाया, पोर्ट्रे करा ऐसा कि ऐसा होना पड़ेगा लेडी को, नहीं तो उनके फैमिली मेंबर्स राइट या करेक्ट नहीं होंगे, वो लेसन नहीं सीखेंगे, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? आप अग्री करते हो क्या? और अपने रीजंस बताइए। सो लेट्स इमीडिएटली स्पीक विद द रीजंस। आई कंप्लीटली, आई इंटायरली अग्री विद द अफोरसेड स्टेटमेंट। अफोरसेड का मतलब क्या होता है? जो गिवन ये जो स्टेटमेंट है ना, शॉक ट्रीटमेंट से लेके यहाँ था हाउस तक। सो आई इंटायरली अग्री, मैं तो पर्सनली फेवर करती हूँ इस स्टेटमेंट को, और पर्टिकुलरली हाईली अग्री। ड्रास्टिक सिचुएशन, ये ड्रास्टिक क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ज़्यादा बताने के लिए ड्रास्टिक मेजर भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ड्रास्टिक सिचुएशंस नीड ड्रास्टिक रेमेडीज़। जब सिचुएशन बहुत ही ड्रास्टिक हो जाए, बहुत ही मेजर हो जाए, तो उसकी जो रेमेडी होती है वो भी बहुत ड्रास्टिक होनी चाहिए। अब जो फैमिली मेम्बर्स थे उनकी अति हो गई थी, तो जो हमें उनका सोल्यूशन लाना पड़ा वो भी अति वाला लाना पड़ा, बिकॉज और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। द थॉटलेस, सेल्फिश and spoiled members of the Pearson family did not understand the language of love and affection. वो उन बेचारे जो spoiled members थे फैमिली के, उनको प्यार की भाषा ही समझ नहीं आ रही थी, उनको लव की लैंग्वेज, उनको अफेक्शन की लैंग्वेज, उनको डेडिकेशन की लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही थी, वो मम्मा को, वाइफ को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो ज़रूरत पड़ी हमें, we were forced to, we have to be like that. तो have to मतलब मजबूरी में हमें काम करना पड़ा। So Mrs. Pearson with Mrs. Fitzgerald's bold and dominating personality. अब मिस फिट्जजेराल्ड की ऐसी बहुत ही बोल्ड और बहुत ही सब किसी को दबाती रहती थी, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बताती थी। तो मिसेस पियर्सन with Mrs. Fitzgerald's bold and dominating personality and her toughness makes them realize their own state. Sorry, Doris is the first to learn her lesson. और सबसे पहले लेसन किसको सिखाया? वो बेचारी छोटी सी बेटी को। डॉरिस को छोटी तो नहीं थी, इतनी मैच्योर तो थी, शी नोज व्हाट इज गुड एंड बैड, बस वो मम्मा को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी बिकॉज वो उनको सर्वेंट या मेड समझती थी। सो सबसे पहला लेसन किसको सिखाया? डॉरिस को सिखाया। और फर्स्ट टू टीचर लेसन इन सिविलिटी एंड पोलाइटनेस, सबसे पहले सिखाया कि तुम्हें सिविल, तुम्हें सोशल होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें लोगों को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए और थोड़ा तमीज़ से बात करना आना चाहिए। द क्रिटिसिज्म ऑफ अ बॉयफ्रेंड सीम्स क्वाइट अनएक्सपेक्टेड टू हर। और उसके जो बॉयफ्रेंड को, जो उनकी मदर, दैट इज फिट्जजेराल्ड के सोल ने एनी पियर्सन की बॉडी जो क्रिटिसिज्म दिया, उससे तो वो बिल्कुल ही राइट हो गई थी। अब तो बहुत अच्छे से सबक समझ में आ गया था एंटायर लाइफ के लिए। सो परहैप्स मोर देन द नॉन कंप्लेंट्स ऑफ हर ऑर्डर्स ऑफ आयरनिंग द येलो सिल्क ड्रेस। तो यहाँ पर लाइन को फिर से रीड करते हैं अच्छे से। मिसेस पियर्सन, मिसेस फिट्जजेराल्ड्स बॉडी एंड डोमिनेटिंग पर्सनालिटी एंड हर टफनेस मेक्स देम रियलाइज देयर ओन स्टेट। और मिसेस फिट्जजेराल्ड की इतनी जो करेज, इतनी जो बोल्ड, इतनी जो डोमिनेटिंग, इतनी जो टफ
एटीट्यूड था, उसकी वजह से फैमिली को उनकी सही पोजीशन समझ में आई। एंड डोरस सबसे पहली थी जिसको लेसन मिला कि मुझे भी सिविल होना ज़रूरी है और मुझे भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए चीज़ों की, और पोलाइटनेस सीखा। और जिस तरीके से क्रिटिक किया गया था उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर चार्ली स्पेंस को, वो तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, परहैप्स मोर देन द नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ हर ऑर्डर्स। और इसके साथ साथ और तो और क्या करा, ये तो करा ही, और उसने जो ऑर्डर दिया था कि मेरे येलो सेल को आयरन कर देना, वो ना करके तो और ही करेक्ट लेसन मिल गया कि अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, कुछ छोटा काम हो चाहे बहुत बड़ा काम हो। तो इस तरीके से कौन कौन लेसन सीखा अभी यहाँ पे डोरिस सीखे। अब देखते हैं कि और कौन कौन कैसे सीखा। तो डोरिस आज टीयरफुल आई, सिरिल अब यहाँ पे डोरिस की रोते रोते आंखें इतनी लाल हो गई कि पूरी बल्ज होने लग गई थी। जब बहुत रोते हैं तो हमारी आई स्वेल हो जाती हैं, वाटर ड्रेन आउट हो जाता है, ड्राइनेस की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसा लग रहा था बल्जिंग होगी, बाहर आ जाएंगी, बिल्कुल इतना रोई थी वो। सिरिल इज ऑल्सो टोल्ड टू हेल्प हिमसेल्फ, और वो जो लड़का था सिरिल, उसको ही बोल दिया कि यू हेल्प योरसेल्फ, ना तुम्हारे लिए कोई चाय रेडी है ना तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स रेडी है। द मदर्स डिक्लेरेशन दैट शी टू विल henceforth वर्क 40 आवर्स अ वीक। और तो और मदर ने इन सब बातों के ऊपर क्या डिक्लेयर कर दिया, मैं भी 40 आवर्स अ वीक बन जाऊंगी, मैं भी 40 आवर्स वीकर बन जाऊंगी। जैसे तुम लोग मुझे सुनाते हो कि हम लोग 8 घंटे काम करके और मम्मा आपने ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं किया, ये नहीं किया, अब मैं भी ऐसी बन जाऊंगी तुम्हारे जैसे 8 घंटे काम करूंगी, बाकी टाइम जिसको जो करना है करे। So mother's declaration that she too will henceforth work 40 hours a week, have the weekends off and go somewhere to enjoy herself, come as a shock treatment। और क्या बोला कि मैं 40 आवर वीकर बन जाऊंगी तुम लोगों जैसे, और मैं भी अपने वीकेंड्स एंजॉय करूंगी, मैं भी अपना सैटरडे संडे सेलिब्रेट करूंगी जैसा तुम लोग करते हो, और कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाऊंगी जहाँ पे मेरा मन करता है, जिसके साथ जाने का मन करता है, जहाँ पे डिनर करने का मन करता है। तो ये तो सबसे बड़ा एक शॉक ट्रीटमेंट था अपनी उनकी फैमिली के लिए। The balloon of a husband's ego is punctured। और जो एटीट्यूड, जो सेल्फिश एटीट्यूड जो उसके हस्बैंड अपना कैरी करते थे, तो वो उसका जो इतना बड़ा जो बलून था वो कब पंचर होता है, by disclosing to him how people at the club make fun of him by saying ompy pompy person। और in the end all the 3 members come round and show their willingness to obey the mother's command। और finally एंड जब हमारा प्ले एंड होता है उससे पहले इन सबको रियलाइज हो जाती है कि मदर की, वाइफ की क्या वैल्यू और कितनी हाई वैल्यू है, कितनी हाई इंपॉर्टेंस है, कि जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं एक फैमिली में, बिकॉज द मदर प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड इनक्रेडिबल रोल इन एवरीवन्स लाइफ एंड इन एवरीवन्स फैमिली एंड हाउस। तो वो सारी चीज़ें उनको समझ में आ गई, उनको लेसन मिल गया और सारे राइट ट्रैक पर आ गए, और सारे अब रेडी हो गए कि यस मामा बताओ हम आपकी कैसे हेल्प करें, क्या करें मामा, आज हम डिनर कुक करते हैं आपके लिए। और हस्बैंड आ गया, बताओ है नहीं आज अपन कहाँ चले घूमने के लिए, चलो आज अपन घर बैठ के बातें करते हैं, कुछ खेलते हैं। तो ये सब ने डिसाइड करा कि अब हम वी विल लिव एज अ फैमिली जहाँ पे सबकी अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस होगी, इंक्लूडिंग मदर। तो जब ये लेसन समझ में आ गया, so this is all about the questions answer। Now heading with the next one, write a note on the role of Mrs. Fitzgerald in the play। तो Mrs. Fitzgerald तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। अगर फिट्जराल्ड नहीं होती तो क्या आपको लगता है मिसेस एनी पियर्सन कभी अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐसे ट्रीट कर पाती जो फिट्जराल्ड के सोल ने ट्रीट करा, और उनकी फैमिली राइट होगी, राइट ट्रैक पे आ गई फाइनली। तो आई होप कि वो कभी नहीं हो पाता। तो मिसेस फिट्जराल्ड का इनक्रेडिबल रोल इस प्ले में डिस्कस करते हैं इमीडिएटली। सो मिसेस फिट्जराल्ड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले। She is introduced as a fortune teller and the next door neighbor of the Pearsons। इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया है हमने कि एक फॉर्च्यून टेलर है और पियर्सन की जस्ट नेबर है, उनकी एक दीवार छोड़ के ही रहती हैं। It is through the initial conversation between her and Mrs. Pearson that we came to know the problems that Mrs. Pearson faces। और उनका जो initial conversation हो, जब वो जा रही थी तो Mrs. Pearson ने उनको चाय के लिए बुलाया अपने घर में, और जब उनके बीच में जो conversation हुआ दोनों के बीच में, तब हमें पता चला कि Mrs. Pearson को क्या क्या problems हो रही थी उनकी फैमिली में, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी।
तो मिसेस फिट्जराल्ड ने एनालिसिस करा, द सिचुएशन को एनालाइज करा क्वाइट ऑब्जेक्टिवली कि इसका पर्पस क्या है, एंड बिकम्स द प्ले राइट्स माउथ पीस। और क्या बन गई यहाँ पे? प्ले राइट्स का माउथ पीस बन गई। इसका मतलब ये होता है कि मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी एक सोशलिस्ट का, एक्टिविस्ट का। शी ऑल्सो सजेस्टेड द वेज एंड द मेथड्स ऑफ टैकलिंग द सिचुएशन। उन्होंने बहुत सारे तरीके सजेस्ट करे, बहुत सारे टेक्निक्स बताई कि तुम ऐसे कर सकती हो, अपने फैमिली को हैंडल ऐसे टैकल कर सकती हो। Since Mrs. Pearson doesn't have the guts to stand for her right, अब क्योंकि मिसेस पियर्सन, हमने पूरी स्टोरी में यही पढ़ा कि मिसेस पियर्सन का जो रोल था, जो उनका कैरेक्टर था, जो उनकी पर्सनालिटी बहुत ही वो क्वाइट डिसेंट थी, पोलाइट थी, हम्बल थी, तो वो उनमें इतने कभी गट्स नहीं थे, उनमें लाइक शी वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो अपना स्टैंड ले सके और अपनी फैमिली मेम्बर्स के आगे अपनी बात रख सके। सो सिंस मिसेस पियर्सन डजंट हैव द गट्स टू स्टैंड फॉर हर राइट, मिसेस फिट्जराल्ड सजेस्ट अ नोबल अप्रोच। और वो जब उनको समझ में आया कि वो तो इतनी डेयरिंग नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगी पियर्सन, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो तब उनको एक नोबल अप्रोच एक प्रपोज करती है। क्या बताती है? एक्सचेंज ऑफ पर्सनालिटीज। और तब वो उनको बोलती हैं कि अगर तुम नहीं कुछ कर सकती तो मुझे ही कुछ करने दो, लेकिन मैं बीइंग नेबर तुम्हारे घर आके कुछ नहीं कर सकती। मेरे को एक मैजिक ट्रिक आती है जो मैंने अपनी नेटिव प्लेस ईस्ट से सीखी थी, तो आज मैं उसको यहाँ पर यूज़ करती हूँ, और हम बॉडीज़ को अपने बॉडीज़ में जो सोल्स हैं उन सोल्स को एक्सचेंज करते हैं, और बॉडी तुम्हारी रहेगी और मैं तुम्हारी बॉडी में एंटर करूँगी, तुम्हारी सोल मेरी बॉडी में एंटर करेगी, और मैं तुम बन के तुम्हारी फैमिली को राइट करूँगी। और जब चीज़ें ओके हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी, ट्रैक पर आ जाएंगी, तो हम वापस अपनी सोल्स को एक्सचेंज कर लेंगे एंड यू वुड गेट बैक इन योर ओन बॉडी। अब और क्या हुआ? Now, as Mrs. Pearson, with the personality of Mrs. Fitzgerald, she puts the plan of reformation in action. अब जो भी उनका, अब क्योंकि souls exchange हो गई हैं, तो उन्होंने जो प्लान करा अब उसको एक्शन में लाती हैं। She smokes, she drinks and play cards. अब वो तो ऐसी ही थी फिट्जराल्ड, ड्रिंक करती थी, स्मोक करती थी, कार्ड्स खेलती थी, तो वो ऐसे ही करने लग गई यहाँ पर। All this is unusual for the family। और मिसेस एनी पियर्सन तो ऐसे बिल्कुल नहीं थी, तो ये बहुत ही उनको अनयूजुअल, ये कैसे अजीबोगरीब बिहेव कर रही, ये मामा कितना वियर्ड बिहेव कर रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज ये बहुत अनयूजुअल बिहेवियर था फ्रॉम एनी पियर्सन। बट मिसेस फिट्जराल्ड के लिए तो बहुत ही यूजुअल था, शी वाज यूज्ड टू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। शी फर्दर शॉक्स देम, और वो कैसे शॉक, ये करके तो शॉक करती है फैमिली मेंबर्स को, स्पेसिफिकली हस्बैंड को, और कैसे शॉक करती है? बाय बीइंग टफ विद देम इन वर्ड एंड एक्शन। और बोलने में भी, अपने बिहेवियर में भी बहुत टफ, बहुत रूड, बहुत हार्श हो जाती है, तो उनको हर्ट करती है, और उनको क्या करती है? उनको शॉक करती है, उनको एस्टॉनिश करती है कि लाइक अब तुम मजे देखो। शी आस्क देम टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, और उनको बोलती है अपना ध्यान खुद रखो, मेरे पे डिपेंड मत होना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ। शी क्लियरली टेल्स देम दैट शी हैज ऑलरेडी वर्क फॉर मोर देन 8 hours दैट डे। अब उनको क्लियरली सिरिल को बताती कि मेरे 8 घंटे आज के कंप्लीट हो गए, अब तुम लोग देख लो, मेरी ड्यूटीज खत्म, मैं फ्री घूमूंगी फिरूंगी, मैं अपना टाइम एंजॉय करूंगी। शी टेल्स देम प्लेनली हाउ दे बिहेव एट होम एंड वर्क प्लेस, और बहुत सिंपल एग्जांपल से उनको समझाती है कि बेटा देखो, तुम लोग अगर वर्क प्लेस पे होते हो और वहां का तुम्हें छोटा सा अर्जेंट काम बहुत रिक्वेस्ट किया जाए, तो भी तुम उस काम को सुनते तक नहीं हो, बिकॉज तुम्हारे ऑफिस आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं पूरा दिन काम करूं तुम्हारे लिए। मेरी भी तुम लोगों के जैसे मैं भी ड्यूटीज कंप्लीट हो गई, 8 hours वर्किंग खत्म हो गई, अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी जैसा तुम लोग करते हो, और मैं देखूंगी तक नहीं कि तुम्हें किस चीज़ की नीड है या फिर नीड नहीं है। Then she is equally blunt with Mr. George, और ऐसा नहीं कि वो डोरिस और सिरिल के साथ ही ऐसा करती है अपने बच्चों के साथ, वो अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही करती है। She is equally blunt with Mr. George Pearson, who goes away every evening at a club। वो हर शाम को क्लब जाते थे, leaving his wife alone at home। अपनी वाइफ को अकेले घर छोड़ के रोज जाते थे, 1 दिन हुआ 2 दिन, रोज जाते थे वो ऐसा। She reveals to him how the people at the club make fun of him। और तो और जहाँ पर वो जाते थे, वो जो so called friends से, वो एक्चुअली फ्रेंड्स, ट्रू रियल फ्रेंड्स नहीं थे, वो सबसे ज्यादा उन्हीं का, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन का ही मजाक उड़ाते थे उनकी पीठ के पीछे। तो जब उनको ये चीज पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा था। सो इन शॉर्ट शी मेक्स देम रियलाइज, इन शॉर्ट हम ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने सबको ये रियलाइज कराया कि जो जो भी तुम कर रहे हो,
जहाँ जहाँ भी तुम जाते हो, जिसके साथ भी तुम टाइम स्पेंड करते हो, यू आर नॉट डूइंग गुड, वो सब तुम्हारे बुरा ही कर रहे हैं, तुम्हारा कोई अच्छा नहीं हो रहा. शी मेक्स देम रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द मदर. इन द एंड शी परफॉर्म्स द एक्सचेंज ऑफ पर्सनालिटीज वंस अगेन. और फिर एंड में जब चीज़ें राइट हो जाती हैं काफ़ी, जब उनको समझ में आता है मदर एक वाइफ की ड्यूटी, तो फिर वो अपनी सोल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं. देयरफॉर शी इज़ द मेन स्प्रिंग ऑफ इनिशियल एक्शन. वो मेन स्प्रिंग है, यहाँ से शुरुआत हुई है. फिट्जराल्ड अगर नहीं होती तो पूरा प्ले ही अपना फॉर्म सही ना ले पाता. शी इज़ द मेन स्प्रिंग ऑफ इनिशियल एक्शन. क्लाइमैक्स भी उन्होंने ही दिया सोल्स एक्सचेंज करके, और एंड भी उन्होंने ही कराया. एंड डिनोमेंट, ये सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल कौन है? मिसेस फिट्जराल्ड. तो यहाँ से मैं पता चला कि फिट्जराल्ड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटायर प्ले, और जस्ट नॉट द प्ले बट इन दी पियर्सन्स फैमिली. पियर्सन की फैमिली अगर सही नहीं हो पाती अगर मिसेस फिट्जराल्ड इस प्ले में नहीं होती. सो विद दीज वर्ड्स वी एंड विद द डिस्कशन ऑफ द इंटायर चैप्टर, दैट इज द मदर्स डे. आई होप you really enjoyed it and you are able to relate it with your family as well. And it's my most humble request before ending with the video that please kindly respect your mother, love your mother, and do give her the all thing that she actually deserves. Thank you very much for watching the channel.